हेलो एवरीवन। एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2026 को ध्यान में रखते हुए आपन कर रहे हैं टेस्ट सीरीज। और आज की टेस्ट सीरीज में जो हमारी क्लास होने वाली है, लगभग मुझे लगता है एमपीपीएससी का सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। अगर हम क्वेश्चन वाली सीरीज वाले में देखेंगे, हालांकि भी साइंस वाली अपनी जो है वो अलग से चल रही है थ्योरी वाइज, तो वो भी जो है जल्दी पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन फॉर्मेट वाले की बात करें तो टेस्ट सीरीज में जो चल रही थी वो लगभग हमने क्या किया है, पूरा किया है। क्या बचा हुआ है हमारा अभी यूनिट 9 जो है, सॉरी जो है यूनिट 10 जो है मैंने क्या किया है, छोड़ दिया है। क्योंकि अभी एम पी जी के जो है क्या करवाने हैं मुझे कि अभी हाल ही में जितने भी एम पी पी एस सी के लगभग एक साल के अंदर जितने भी पेपर एम पी पी एस सी ने लिए हुए हैं, क्या लिए है, एम पी पी एस सी ने जितने भी पेपर लिए हुए हैं एक साल के अंतर्गत है। और सही तरीका होता है एम पी के जो है, देखिए एग्जाम बॉडी एक ही है, उसके ट्रेंड को पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है कि इस वर्ष जो है वो कैसे क्वेश्चन पूछ रही है। तो इसमें अगर चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो माइनिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो माइनिंग ऑफिसर का हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे सहायक डायरेक्टर का हो या असिस्टेंट डायरेक्टर का हो या किसी प्रिंसिपल का हो, या फिर और बहुत सारे एग्जाम लेती है एमपीपीएससी। इन सब में जो पता है कॉमन बात क्या होती है, इसमें जो है पहला पेपर होता है, जो पार्ट पहला होता है जीएस का। ठीक है, इन सभी एग्जामों में उस जीएस में जो है एमपीजी के सभी में आता है। ठीक है, और ये एमपीजी के एमपीपीएससी के में भी है, एमपीजी के सभी में आता है। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉन की और करंट अफेयर एमपी का, ये तीन चीज़ें जो है ये क्या है, आती हैं। और इतनी चीज़ें लगभग क्या कर लेती हैं, एमपीपीएससी के 50% सिलेबस को क्या कर लेती हैं, कवर कर लेती हैं। तो जो नेशनल लेवल का, जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी है, इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी है और साइंस है, ये हम क्या कर रहे हैं, अलग से मतलब करते जा रहे हैं, 2 तरीके से 3 तरीके से, हर तरीके से भाई करवा रहा हूँ। और इन्हें क्या करेंगे हम जो है एमपीजीके के साथ में जो करेंगे, तो यूनिट 10 वहाँ बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी, एमपीजीके भी कवर हो जाएगा, एमपी की हिस्ट्री भी, जितना भी एमपी का हो सब कुछ कवर हो जाएगा। ठीक है, तो बस भरोसा बनाए रखिएगा, चलते रहिएगा। यकीन मानिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके सामने कि आप जो है धीरे धीरे समझ जाएंगे कि रियल तैयारी जो है किस प्रकार से की जाती है। तो ऐसे जो क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, मैंने यही तरीके जो है अभी तक अपनाए हुए हैं और ये जो है सक्सेसफुल तरीके हैं, याद रखिएगा। और उस हर की व्याख्या आज देखना ज़बरदस्त तरीके से क्या है, आपका रिवीजन होने वाला है। आज जो हमें एम पी पी एस सी सिलेबस की यूनिट 3 और यूनिट 4 को जो है मिला करके टोटल क्या है, 100 प्रश्न सॉल्व करने वाले हैं। यकीन रखिएगा 100 प्रश्न अपने आप में जो है बहुत होते हैं। इन्हें जो है पूरा करने के लिए और एक एक प्रश्न के जो है डिटेल से व्याख्या देने के लिए, इनका टेस्ट करवाने के लिए एक ज़बरदस्त हुनर की आवश्यकता होती है। और यदि कोई कर पा रहा है तो उसे जो है साधारण व्यक्ति मत समझिएगा। और देखिए कुछ और भी कहना है भाई, इसे टेस्ट के दौरान या फिर कई बार जो है अलग अलग प्रकार की क्या है शिकायतें आती हैं। तो मैं कहूँगा आप समझदार बनिएगा और असभ्य की तरह व्यवहार मत कीजिएगा। और कुछ जो है क्या है, स्टूडेंट लाइफ में जो है जैसे कि सभी का गोल क्या होता है, अपने मकसद तक पहुंचना होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा उस मकसद पर जो है क्या कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। और ये सिर्फ बात जो है मेरे साथ में धोखा नहीं है, ये जो है अपने जो भी आपके अभिभावक हैं, जो भी आप पर भरोसा करके जो है आगे बढ़ने के लिए जो है आपको बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी सुविधाएं, सुख सुविधाओं का जो है भोग करने के लिए जो है खुद अपनी जो है पसीना बहा रहे हैं, तो उनकी भी जो है थोड़ा सा मेहनत को ध्यान रखिएगा भाई। अन्यथा अगर आपको ऐसा लगता है कि उनसे कुछ बोल देंगे तो चल जाएगा, परंतु ध्यान रखना कर्म आपका जो है शून्य नहीं होगा। और कर्म आपका नकारात्मक स्थिति में जाएगा और परिणाम इसका जो है आपको देखने को मिलेगा। बाद में जो है आपको क्या है, अच्छी बातें बहुत जल्दी समझ में नहीं आती होती हैं, लेकिन कहते हैं कि हर कोई अगर समय के साथ में सबको समझ जाएगा तो हर कोई श्रेष्ठ बन जाएगा। इसमें से 95% लोगों को ये जो है समय पर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, बाद में आती हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा भाई समझेंगे कि समझिए। और बस और ये भी कहूँगा कि वो कुमार विश्वास की भी एक शायरी है कि तुम्हारे दिल के जज्बात जहाँ पर होकर टूट जाते हैं, जिन पत्थरों की जो है ऊंचाइयों में या जिन घाटियों में जहाँ पर तुम्हारे दिल के जज्बात रुकते हैं, वहीं से जो है हम होकर के गुजरे हुए हैं। तो ठीक है, समझ गए। चलिएगा बात कर लेते हैं। देखना हर प्रश्न का जो है इसमें इंडिया की ज्योग्राफी भी होगी और एमपी की भी ज्योग्राफी होगी, ध्यान से देखिएगा। अगर सीरियस विद्यार्थी हैं, आप योग्य हैं, अगर आप चाहते हैं बेहतर प्रैक्टिस करना, तो आपके लिए जो है टेलीग्राम में जो है डेली इन्हीं क्वेश्चन का क्या है, टेस्ट करवाया जाता है। हर दिन जो है टेस्ट होता है, हर दिन रिवीजन टेस्ट होता है। एक बेहतर से बेहतर क्या है आपकी जो है ये फैसिलिटी है, तो इसे जो है उपयोग कीजिएगा और देखिएगा बहुत उच्च लेवल के प्रश्न हैं। और थोड़ा सा और कहूँगा कि थोड़ी मोटिवेशन के तौर पर कई बार जीवन में बहुत कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो उनको जो है छूट जाने दीजिए भाई। ये प्रकृति का नियम है कि बहुत कुछ जो है क्या है छूटता रहता है, उनको जो है क्या है छूट जाने दीजिएगा। और मैं जैसे यहाँ पर
एक लाइन कहता हूँ कि ध्यान रखना, कविता पढ़ रहा हूँ कि जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था, वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनंद को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों का कब अंबर शोक मनाता है, जो बीत गई सो बात गई। आसमान के कितने तारे टूटते हैं लेकिन वह तो कभी नहीं शोक मनाता, क्योंकि वह ऊंचाई पर है। और आप भी अगर ऊंचाई पर जाते हैं, छोटी छोटी बातों को जो है इग्नोर कीजिएगा कि जीवन में वह था एक कुसुम, जीवन में वह था एक कुसुम, जो थे उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया, मधुबन की छाती को देखो। मधुबन मतलब जहाँ पर पुष्प बहुत सारे लगे होते हैं। मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियाँ, मुरझाई कितनी इसकी वल्लरियाँ, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तनमन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। ठीक है, कितने लोग जो है दिल टूटने पर जो है, मदिरालय मतलब शराब खाना, मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पछताना नहीं है, जीवन में जो है छूटना, गिरना, हारना, ये सब होता रहता है। चलिएगा, अब देखते हैं हम प्रश्न। आपका जो है लगभग 5 मिनट का क्या है, मैंने कीमती समय लिया, लेकिन यकीन मानिएगा क्लास जो है थोड़ी सी लंबी जाने वाली है। समथिंग जो है मुझे लगता है कि 100 क्वेश्चन का अगर मैं अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दूंगा, एक मतलब अगर हर प्रश्न में अगर 2 मिनट भी देता हूँ मैं, तो 200 मिनट हो जाएंगे, 2.5-3 घंटा की क्लास हो जाएगी। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 1 मिनट में जो है क्वेश्चन का जो है पूरा का पूरा समझाया जाए, उसका निचोड़ दिया जाए, ताकि जो है समय सीमा में भी, भाई समय प्रबंधन बहुत ज़रूरी होता है, वरना एक अगर टॉपिक को 10 दिन पढ़ा जाए तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास में परीक्षा का समय तब तक निकल चुका होता है। चलिएगा, तो उन सभी को मैनेज करते हुए मैं बताऊँगा। प्रश्न कहता है हमारे पास में, इंडियन ज्योग्राफी और एमपी ज्योग्राफी दोनों के 100 प्रश्न है इसमें, और ज़बरदस्त तरीके से प्रश्न है, बहुत भारी रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हर प्रश्न में जो अपने आप में कंटेंट वाले प्रश्न है ये, कि भारत का जो सर्वोच्च शिखर गॉडविन ऑस्टिन। अब एक बात और सुनिएगा, अब जैसे इसका टेस्ट बनेगा तो संभवतः मुझे लगता है ये कंटेंट जो है क्वेश्चन वाले बॉक्स में नहीं आएगा, जो टेलीग्राम में टेस्ट बनता है। तो मैं क्या करूँगा कि इसके जो है 2 कथन ही रखूँगा, एक कथन जो है हटा दूँगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन भी क्या है चेंज हो जाएगा। तो आप लोग जो है क्वेश्चन को समझिएगा, उसके पूरे आयाम को समझिएगा, तभी जो उत्तर दे पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ रट लिया कि सर ने जो है सी ऑप्शन बताया था, बी ऑप्शन बताया था, तो चेंज हो जाएगा, क्योंकि भाई चेंज करना पड़ता है जैसा जहाँ ज़रूरत होती है उस हिसाब से। क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स जो टेलीग्राम का टेक्स्ट बॉक्स है, जहाँ पर ये क्वेश्चन बनते हैं अपने क्विज, तो उसमें भी तो आना चाहिए। अगर जो वर्ड लिमिट वहाँ ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो सेव नहीं होता है। तो मैं जो है क्या कर देता हूँ, या फिर कुछ शब्द हटाऊँगा यहाँ से, उनके शब्दों पर कोई ऐसा शब्द लिखूँगा जो कि इन सब का मतलब वही रहे, या फिर एक कथन में हटा दूंगा। चलिएगा, देखिएगा, भारत का सर्वोच्च शिखर क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। बिल्कुल याद रखिएगा, भारत के सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है, और इसे K2 भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 86 मीटर है। कितनी है, 86 मीटर है, ध्यान रखिएगा। और यह जो है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। कितनी जानकारी इसमें, अपने आप में 4 जानकारी हो गई। भारत का सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। इसका दूसरा नाम क्या है, K2 है, और इसकी जो ऊंचाई है 86 मीटर है, और यह जो है काराकोरम पर्वत श्रेणी पर स्थित है। इस प्रकार से काराकोरम श्रेणी, इस प्रकार से लद्दाख, और इस प्रकार से जास्कर, और यहाँ पर जो स्थित है, क्या स्थित है, K2 स्थित है, और इसकी ऊंचाई जो है कितनी है, 86 मीटर है। ठीक है, ये हो जाएगा पहला कथन सही। दूसरा, कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल के मध्य में स्थित है। देखिएगा, ये क्या है आपका, ट्रांस हिमालय है पूरा का पूरा, और ट्रांस हिमालय के बाद में ये क्या है आपका, बृहद हिमालय है। ठीक है, ये इस प्रकार से कुछ क्या है, बृहद हिमालय है। और बृहद हिमालय से जो है एक नदी निकलती है जिसका नाम है झेलम। झेलम नदी द्वारा, और बृहद हिमालय के बाद कौन सा हिमालय है, तो आप कहेंगे लघु हिमालय है, जो कि टुकड़ों में बटा हुआ है। क्या बटा हुआ है, टुकड़ों में बटा हुआ है। इस प्रकार से जो है टुकड़ों में बटा हुआ है। नदियाँ क्या काट देती हैं, तो यहाँ से नदी निकलती है एक, जिसका नाम है झेलम नदी। क्या नाम है, झेलम नदी। और इसके द्वारा जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या है, घाटी का निर्माण किया जाता है, जैसे क्या कहते हैं, कश्मीर घाटी कहते हैं। तो ये जो है लघु हिमालय की 4 श्रेणियाँ हैं, जैसे पीर पंजाल है, ये हो जाएगी पीर पंजाल, और इधर हो जाएगी धौलाधर। ठीक है, धौलाधर। तो ये जो क्या है, इनकी ये श्रेणियाँ हैं, धौलाधर हो जाएगी, पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नाग टिब्बा, ये क्या है, लघु हिमालय की श्रेणियाँ हैं। दूसरा कथन कहता है कश्मीर घाटी बृहद हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य स्थित है। ये क्या है, पीर पंजाल श्रेणी है, और ऊपर क्या है, बृहद हिमालय है, और यहाँ पर क्या है, कश्मीर घाटी दोनों के मध्य में स्थित है। तो ये बात भी सही हो जाएगी।
हिमालयन फ्रंट फॉल्ट जो है शिवालिक को जो है उत्तर के मैदान से अलग करता है। तो ये बात भी सही है। अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ये लघु हिमालय हो गया, लघु हिमालय के बाद जो हिमालय होगा वो शिवालिक हिमालय है, और इसके बाद में क्या है, उत्तर का मैदान है। तो यहाँ पर जो विभाजक रेखा है उस विभाजक रेखा का नाम क्या है, आप कहेंगे हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। तो इसमें मुझे लगता है तीनों के तीनों कथन सही है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है धौलाधर श्रेणी जो है इनमें से किसका भाग है। मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान रखना, धौलाधर और धौलागिरी अलग अलग हैं। अगर धौलाधर आपसे पूछता है तो आप क्या बताएंगे, लघु हिमालय का भाग है। और धौलागिरी अगर पूछता है, क्या पूछता है, धौलागिरी पूछता है, धौलागिरी तो किसका है, बृहद हिमालय का भाग है, और ये क्या है, एक चोटी है। धौलागिरी क्या है, एक चोटी है, और ये धौलाधर क्या है, पर्वत श्रेणी है। क्या है, तो ऐसे ध्यान रखना, धर मतलब नीचे रखा हुआ है कुछ, ठीक है, धर मतलब नीचे रखा हुआ है, श्रेणी जो है इस प्रकार से लंबी रखी होती है। और गिरी मतलब क्या होता है, गिरी का मतलब चोटी होता है, पर्वत होता है, तो पर्वत मतलब ऊपर बहुत ज़्यादा उठा हुआ, ठीक है। अब देखिएगा, जो लघु हिमालय होता है फ्रेंड्स, तो लघु हिमालय में ध्यान रखना, ये सबसे ऊपर क्या हो गया, ये हो गया महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में जो है लघु हिमालय है, और ये किसमें, छोटी छोटी श्रृंखलाओं में बटा हुआ है। क्यों, क्योंकि ऊपर से नदियाँ आती हैं, इसे काट देती हैं, तो 4 श्रृंखलाओं में जो है लघु हिमालय बटा हुआ है। पहली का नाम है पीर पंजाल, दूसरी का नाम है धौलाधर, तीसरी का नाम है मसूरी मसूरी, चौथी का नाम है नाग तिब्बत। इस प्रकार से 4 श्रेणियों में जो है कटा हुआ है। ये पूछता है कि धौलाधर क्या है, श्रेणी में से किसका भाग है, तो कहेंगे ये जो है महान हिमालय है ऊपर वाला, और ये क्या है, लघु हिमालय है, और नीचे क्या है आपका, शिवालिक हिमालय है, ठीक है। शिवालिक तो 3 हिमालय हैं, इनमें से लघु हिमालय का भाग क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। लेकिन और क्या ध्यान रखना है बात, और भी जैसे बहुत सारी बातें हैं तो उनको भी क्या करना है, ध्यान रखना। जैसे अगर मैं बात करूँ लघु हिमालय में, तो यहाँ पर जो है जो घास के मैदान पाए जाते हैं, इस लघु हिमालय में जो घास के मैदान पाए जाते हैं, उन मैदानों को जो है कई बार प्रश्न पूछ लेता है। ये मैदान जो जम्मू एंड कश्मीर में है वो क्या कहलाते हैं, मर्ग कहलाते हैं, जैसे गुलमर्ग, ठीक है, क्या कहलाते हैं, मर्ग या गुलमर्ग कहलाते हैं। और जो यही मैदान हैं तो हिमालय में क्या कहलाते हैं, बुग्याल या पयार। हिमालय मतलब कहते हैं हिमाचल प्रदेश में बुग्याल, बुग्याल या इन्हीं को प्यार कह दिया जाता है। तो ये मैदानों के नाम ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा यहाँ पर क्या दी हुई हैं, पर्वत श्रेणियाँ दी हुई हैं। क्या दी हुई हैं, पर्वत श्रेणियाँ दी हुई हैं। बताना है कि कौन सी पर्वत श्रेणी जो है किस राज्य में स्थित है। देखिएगा, हरिश्चंद्र श्रेणी की बात करेंगे तो महाराष्ट्र में है, तो ए का पहला हो जाएगा। और यहाँ पर जवादी, शिवराय और ठीक है किल्ली मलाई, ये जो है 3 पहाड़ियाँ तमिलनाडु में स्थित है, ये भी सही है। मिसमी पहाड़ी जो है ये है आबोर, मिसमी, डाफला, और ये कहाँ पर हैं, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में। मिजोरम में जो हो जाएगी फवांग फुई पहाड़ जो हो जाएगा, इसी को नीला पर्वत उद्यान भी कहते हैं। तो मिला लीजिएगा भाई, क्या हो जाएगा, ए का पहला, बी का दूसरा, देख लीजिएगा, ए का पहला हो जाएगा और बी का दूसरा हो जाएगा, और सी का जो है चौथा हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा सी का चौथा, तो ये जो है ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। इलायची पहाड़ियाँ जो है कहाँ स्थित हैं फ्रेंड्स, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये मैंने क्या किया, दक्षिण भारत का जो मैंने पार्ट बनाया, क्या बनाया, दक्षिण भारत का। इसमें से जो ये वाली पहाड़ियाँ हैं, ये वाली पहाड़ियाँ हैं, इन्हें क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं, और क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट पर्वत कहते हैं इस प्रकार से। और जो ये वाली श्रेणियाँ ये क्या कहलाती हैं, पूर्वी घाट कहलाती हैं। ये क्या है, पूर्वी घाट है, और इनके जो मिलन बिंदु पर है उसे क्या कहते हैं, ये हो जाएगा आपका पूर्वी घाट, ये हो जाएगा आपका पश्चिमी घाट, ठीक है, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, और ये हो जाएगा नीलगिरी पर्वत श्रेणी। और नीलगिरी के बाद जो ये पश्चिमी घाट ही है, कई बार इसे दक्षिणी घाट भी कह दिया जाता है, क्या कहते हैं, दक्षिणी घाट भी कह देते हैं। यहाँ पर 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं। कितनी पहाड़ियाँ स्थित हैं, सबसे जो दक्षिण में है उसे कहते हैं इलायची पहाड़ी, और इधर जो है वो है पालनी पहाड़ी, और इधर जो है एक और है अन्नामलाई है, क्या है, अन्नामलाई है, ठीक है। तो इतने पर जो है ये स्थित है। अब इसमें से ये जो इलायची पहाड़ी है, ये क्या है, भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। इसी को कार्डन की पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये जो है केरल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, केरल में स्थित है। अब ये प्रश्न पूछ रहा है कि कहाँ स्थित है, राज्य नहीं पूछा, इसने घाट पूछा होगा। देखिएगा, पूर्वी घाट तो नहीं हो सकता, क्या आप कहेंगे, पूर्वी घाट तो नहीं हो सकता। और मध्य घाट भी जो है, मध्य घाट तो ऐसा है ही नहीं कोई। लाइमाटोल पहाड़ियाँ ये पूर्वी भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है, ये पूर्वी भारत में स्थित है, ये भी जो है नहीं होगी। तो आपका क्या हो जाएगा, पश्चिमी घाट सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इलायची की पहाड़ी दूसरी विशेष बात, सबसे दक्षिणी पहाड़ी है। अगली बात कर लेते हैं, दक्कन के पठार का विस्तार जो है कितने राज्यों में है, आप क्या बताएंगे। जैसे मैंने ये क्या किया,
दक्षिण भारत में क्या किया, ये मानचित्र बनाया। इसमें ये जो है आपका क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत है, ये जो है पूर्वी घाट पर्वत है, इधर जो है नीलगिरी पर्वत है, और इधर जो है दक्षिणी घाट है या फिर ये पश्चिमी घाट का ही विस्तार है। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस प्रकार से जो है एक पठार पड़ता है। इस पठार को प्रायद्वीप भारत का पठार या फिर दक्कन का पठार जो है कहा जाता है। कितने भागों में विस्तृत है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इधर अगर देखेंगे तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, इधर जो है महाराष्ट्र हो जाएगा, इधर जो है तेलंगाना हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा, इधर जो है छत्तीसगढ़ भी आ जाएगा, छत्तीसगढ़ भी हो जाएगा, महाराष्ट्र के बाद यहाँ कर्नाटक आ जाएगा, फिर जो है आपका केरल आ जाएगा। ठीक है, और इधर जो है तमिलनाडु आ जाएगा, तमिलनाडु, और इधर आंध्र प्रदेश आ जाएगा। इनको गिनिए कितने में है, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8 जो है राज्यों में हो जाएगा। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बढ़ जाते हैं, निम्नलिखित में से क्या करना है, असत्य कथन का चयन करना है। छोटा नागपुर पठार, जो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है फ्रेंड्स, कोयला जो है ज़्यादा मात्रा में मिलता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। दूसरी बात करते हैं, गोमनपुर चोटी जो है मालवा के पठार पर स्थित है। देखिएगा, ये फैक्ट शायद आपने नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, और ये नया है। अभी इसको क्या करते हैं, घबरा नहीं जाना है कि जो है नहीं बनता है तो घबरा नहीं जाना है। आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। पहला जो क्या है, सत्य है, ठीक है। अगर ये नहीं बन रहा है तब भी जो उत्तर निकल आएगा। बाकी को देखते हैं ना। लद्दाख का पठार जो सबसे ऊंचा पठार है, बिल्कुल सही बात है। भारत में जो सबसे ऊंचा पठार कौन सा, लद्दाख का पठार है। चांगथांग अभ्यारण्य जो है शिलांग के पठार पर स्थित है, तो ये बात जो है गलत लिखी हुई है। चांगथांग अभ्यारण्य जो है शिलांग के पठार पर नहीं, लद्दाख के पठार पर स्थित है, तो ये बात क्या है, गलत हो जाएगी। अब क्या पूछ रहा है आपसे, गलत कथन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है तो यही सही हो जाएगा। तो गोमनपुर चोटी भी आपकी क्या है, सही है। तो एक नया फैक्ट आपको मिल जाता है कि गोमनपुर चोटी जो है ये कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे मालवा के पठार में स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, देखिएगा, जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो ये क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगर मैं बहुत जल्दी मैप बना लेता हूँ तो कुछ इस प्रकार से क्या कहूँगा, देखिए सांकेतिक रूप से क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, ये बना दिया मैं दक्षिण भारत का। यहाँ से जो है इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, इस प्रकार से और इस प्रकार से होते यहाँ चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ से जो ये जिस जगह से प्रवेश करती है, ये दर्रे से प्रवेश करती है, उस दर्रे का नाम है, एक बात चलिएगा मिटा करके बना रहा हूँ भाई, यूपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, जैसे मैं यहाँ का जो है थोड़ी सी अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इधर देखेंगे तो यहाँ पर जो है क्या पड़ता है, एक पर्वत पड़ता है। क्या पड़ता है, यहाँ पर जो है एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम क्या है, नामचा बरवा पर्वत है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और जो वो नदी आती है इस प्रकार से आती है और जस्ट ऐसे मुड़ती है। तो ये प्रश्न जो है यूपीएससी का, किस पर्वत के बाद से जो है यू टर्न लेती है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहाँ पर जो दर्रा पड़ता है उस दर्रे का नाम है क्या, यांग्याप दर्रा, और पर्वत कौन सा है, नामचा बरवा पर्वत। ध्यान रखिएगा, यांग्याप दर्रा जो है सही हो जाएगा। सिपकीला दर्रा से ध्यान रखना, भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है, तो आप क्या कहेंगे, सतलज नदी जो है प्रवेश करती है। बोमीडला दर्रा जो है ये आपका सिक्किम में हो जाएगा। चलिएगा, जेलेपला, ठीक है, ये भी सिक्किम में हो जाएगा। दीपू दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, सही जोड़ी को क्या करना है, आपको मिलाना है। देखिएगा, सही जोड़ी को मिलाएंगे तो बताइएगा यहाँ पर क्या दी हुई है, नदियाँ दी हुई हैं, और एक तरफ क्या दी हुई हैं, सहायक नदियाँ दी हुई हैं। अगर आप देखेंगे तो गोदावरी की नदी जो है सहायक नदी क्या हो जाएगी, पेनगंगा हो जाएगी। कृष्णा की अगर सहायक नदी की बात करेंगे तो कृष्णा की सहायक नदी आपकी हो जाएगी, दिए गए ऑप्शन में तुंगभद्रा हो जाएगी। तो भाई, और तो देखिएगा, मुझे इतने ही समझ में आ रहे हैं। चलिएगा, दो से ही मिलाने की कोशिश करते हैं, तो जरूरी नहीं कि सब कुछ बन जाए। कठिन प्रश्न है तो घबराना नहीं है, मिलाने की कोशिश करना। पहले नंबर का दूसरा नंबर देखिएगा, तो पहले का जो है दूसरा कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर आ रहा है। ये दो ऑप्शन तो क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। ये दो ऑप्शन तो क्या हो जाते हैं, क्रॉस हो जाते हैं। अब बी का मिला लेते हैं, बी का तीसरा देखिए केवल यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाता है, क्रॉस हो जाता है। आपका सही उत्तर जो है निकल आता है। ठीक है, और जो सी का हो जाएगा चौथा हो जाएगा, यानी कि कावेरी की सहायक नदी जो है हेरांगी है, और महानदी की जो क्या हो जाएगी, शिवनाथ हो जाएगी। तो देखिएगा, घबराना नहीं होता है, इसमें से एक ऑप्शन भी बनता है तो लगाइएगा। देखिएगा, और एक बात और बताता हूँ कि इसे नेगेटिव मार्किंग जुड़ चुकी है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले ऑप्शन क्रॉस करो कौन कौन से कट रहे हैं, फिर तुक्का लगाना है। अगर 50% चांस है तो तुक्का लगाने की मैं सलाह दे सकता हूँ। अगर जो है आप 100% में तुक्का लगाते मत लगाइएगा। ठीक है, अगर 50% में है तो जैसे मान लीजिएगा भाई 10% आपने 50% में तुक्का लगा रहे हैं, तो 10 प्रश्नों में तो हो सकता है 5 प्रश्न आपके सही हो जाएं। ठीक है, क्योंकि 4 भी सही हो जाएंगे तब भी जो है आप फायदे में रहेंगे 1-2 प्रश्नों का। तो 50% में अगर तुक्का बन रहा तो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगली बात कर लेते हैं, लंबाई के दृष्टिकोण से जो है इन नदियों का जो है घटता हुआ क्रम क्या होगा, यानी कि लंबाई के दृष्टिकोण से अगर इसमें फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे तो कृष्णा नदी की लंबाई जो है आपकी कितनी हो जाएगी, 1400 है, जहाँ तक मुझे याद है 1401 किलोमीटर है। और कावेरी नदी की जो लंबाई हो जाएगी
ये तो बहुत कम है। अभी चलिए इसको देखते हैं। नर्मदा की आपको पता होगी लंबाई, तो नर्मदा को देख लीजिएगा 1312 है। अब देखिएगा कई बार जो है आपको जैसे इतना ही पता है, इसके बाद जो है लंबाई नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, क्या करना, घटता हुआ क्रम बताना है कि ज़्यादा वाली पहले आएगी और कम वाली जो है बाद की आएगी। अब अगर मैं सही दिमाग लगाऊं तो दो ऑप्शन से ही बहुत कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। देखिएगा इसका मतलब ये है कि पहले कृष्णा आएगी और बाद की नर्मदा आएगी। एक के बाद जो है तीन ऑप्शन होगा, एक के बाद तीन होगा। देखिए यहाँ तीन के बाद जो है क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ, तो ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। एक के बाद क्या आएगा, तीन आएगा। ये यहाँ पर देखेंगे तीन के बाद एक दिया हो, ये नहीं होगा। यहाँ पर ये हो सकता है, यहाँ पर देखिए तीन के बाद एक दिया हो, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और ये हो सकता है। तो दो ऑप्शन देखिए मैंने इसी वजह से क्या कर दिए, क्रॉप कर दिए। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत ज़्यादा कई बार जो है ऑप्शन का खेल होता है भाई। ये बहुत चीज़ें जो है काम करती हैं, खासतौर से बड़ी एग्जाम की परीक्षाओं में, यूजीसी नेट वगैरह में, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ऐसा जो है एलिमिनेशन मेथड का प्रयोग करना। वरना याद करने से कहीं ज़्यादा जो है एक्सपर्टेशन ज़रूरत होती है, वरना सब कुछ नहीं जो है आप पढ़ सकते हैं। बहुत चीज़ें जो पढ़ चुके हो उन्हीं को जो है सही तरीके से प्रयोग करना सीखना होता है। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ आगे, तो इसमें से क्या सही हो जाएगा। एक के बाद जो है तीन आने वाला है, तो एक के बाद तीन जो है यहाँ पर दिया हुआ है, एक के बाद तीन, और एक के बाद तीन जो है यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसे अगर देखेंगे तो इसमें क्या कह रहा है, इस वाले ऑप्शन एक दो तीन, तो एक के बाद दो नहीं आएगा, क्योंकि कावेरी नदी जो है नर्मदा से बहुत छोटी है। ठीक है, नर्मदा जो है कृष्णा, ठीक है, गोदावरी, गोदावरी कृष्णा के बाद में जो क्या है, ये बहुत बड़ी नदी है। तो एक के बाद जो है महानदी देख लेते हैं। इसमें जो लंबाई और देखेंगे तो इसमें जो महानदी की लंबाई है 851 है, क्या है 851 है। और जो कावेरी की नदी की लंबाई है वो कितनी है, इसकी भी जो है 800 के समथिंग है। ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है एमपीपीएससी में। हालांकि थोड़ा सा चेंज करके आया हुआ था, तो क्या आ जाएगा, सबसे अंत में जो दो ऑप्शन आएगा, तो ये वाला जो है 1 3 4 आपका डी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। देखिएगा क्या कहता है, कौन सा सही सुमेलित है। यहाँ पर जो क्या दी हुई है, झील दी हुई है, और एक तरफ क्या दी हुई है, जो है राज्य दिए हुए हैं। तो कोलेरू झील तो ये क्या है भाई, ये उड़ीसा में नहीं, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत सुमेलित है। नंदा झील उत्तराखंड में, ये जो है मुझे लगता है नंदा देवी और नंदा चिल्का झील कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दो ऑप्शन गलत हो गए। और जो नक्की झील है आपकी, यह जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप कहेंगे राजस्थान में जो है स्थित है। कहाँ पर, राजस्थान, तो ये जो है सही। देखिएगा कैसा है, थोड़ा सा चतुराई दिखाई हुई है इसमें। और चतुराई क्या है कि आपको लगेगा कि भाई नंदा देवी पर्वत कहाँ पड़ते हैं, हम लोग जो है उत्तराखंड में पड़ते हैं नंदा देवी पर्वत है। और नंदा देवी तो वहीं पर जो है हो जाएगा, लेकिन ये नंदा जो झील है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखिएगा, गोवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, नंदा झील है वो कहाँ पर स्थित है, गोवा में स्थित है। अगले बढ़ जाते हैं, आपसे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है। तो आप क्या बताएंगे कि बेम्बानाथ झील जो है भारत की सबसे लंबी झील है, और ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना, केरल में जो है बेम्बानाथ झील स्थित है। बुलार झील जो है जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और चिल्का झील जो है कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है, सबसे बड़ी जो है तटीय खारी झील है। आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ आपसे पूछा जा रहा है 12 नंबर में, कि प्रश्न है 12 नंबर का, जहाँ आपसे जस्ट मिनट रुकेंगे, चलिएगा। अगर हम अल नीनो के संबंध में देखिएगा, ये जलवायु का, भारतीय जलवायु का जो है प्रश्न है, और अल नीनो के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि यह क्या है। तो आप कहेंगे अल नीनो जो है एक गर्म जलधारा है। क्या है, गर्म जलधारा है। और ये जो है पेरू के तट पर क्या होती है, उत्पन्न होती है। क्या बताना है आपको, असत्य कथन बताना है। यह पेरू के पूर्वी तट पर जो है उत्पन्न होने वाली क्या है, गर्म जलधारा है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है, पूर्वी तट जो है लिखा हुआ है, पेरू के पूर्वी तट पर उत्पन्न होने वाली जलधारा है। और जहाँ तक मुझे लगता है तो ये पश्चिमी तट पर जो है होना चाहिए। चलिएगा देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। इसकी उत्पत्ति सामान्यतः जुलाई माह में होती है। क्या ये सही है, जो है ठंडियों के समय पर जो है इसकी उत्पत्ति क्या होती है, जुलाई माह में होती है। तो ये बात जो है गलत लिखी हुई है, क्योंकि जुलाई में होगी तो भाई ये नहीं, दिसंबर में जो है इसकी क्या होती है, उत्पत्ति हो, तभी तो आते आते इतना टाइम हो जाता है। तो दिसंबर में जो क्या होती है, इसकी उत्पत्ति होती है। इस बात को भी आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। तो ये कथन तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और अगली अगर इसमें बात करते हैं, यह भारतीय मानसून पर जो है नकारात्मक प्रभाव डालती है। बिल्कुल सही बात है भाई, पूरा का पूरा क्या करती है, नकारात्मक प्रभाव डालती है, तो ये सही है। अब इसमें देखिएगा
इन्हीं ऑप्शन के आधार पर अभी ये जो है कंफर्म नहीं है, तो देखिए इसको कई बार ज़रूरी नहीं होता कि सब कुछ पता हो, देखेंगे हम इसके ऑप्शन के आधार पर जो है इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या प्रश्न पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करना है। तो इसमें जो एक कथन सही है तीसरा, अगर तीसरा जिसमें दिया हुआ है वो गलत हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा असत्य है, हमसे असत्य पूछ रहा, जिस विकल्प में दूसरा नहीं है वो भी गलत है, तो क्या हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर क्या फंसती है, बात सही है, तो इसमें जो है दो बातें जो है गलत लिखी हुई हैं आपकी, कौन सी हैं, एक बात भी गलत है, दूसरी बात भी गलत है। पेरू के तट पर जो है पूर्वी तट पर, ये पूर्वी तट पर अगर ध्यान से देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर करूँ इस प्रकार से, ये मान लीजिएगा मैंने किसका मैप बनाया, दक्षिण अमेरिका का मैप बनाया, और यहाँ पर जो देश स्थित है इस देश का नाम है क्या, पेरू। क्या नाम है, पेरू। तो ये क्या होगा भाई, ये पेरू का जो है पूर्वी भाग होगा, और ये क्या होगा, पश्चिमी भाग होगा। तो पानी तो किधर है, इधर है ना। अब स्थल में थोड़ी ना क्या होगी, ये उत्पन्न होगी, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसकी धारा उत्पन्न होती है तो ये पश्चिमी भाग पड़ता है, तो क्या हो जाएगी आपकी जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, ला नीना के संबंध में क्या करना है आपको, सही कथन की पहचान करना है। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये भी क्या है, अल नीनो का जो उल्टा होता है क्या है, वो ला नीना है, अर्थात ये कैसी होगी, एक ठंडी जलधारा है। क्या है, ठंडी जलधारा वहीं पर उत्पन्न होती है जहाँ पर वो ला नीना अल नीनो के पहले होती है। देखिएगा बहुत गजब के जो है आपको क्या है यहाँ पर फैक्ट मिल रहे हैं, तो इनको ध्यान रखना। तो पहले नहीं होती है भाई, चक्र यही चलता है कि पहले जो है अल नीनो आती है, क्या आती है, अल नीनो आती है, पहले गर्म जलधारा, फिर उसके बाद में क्या होती है, उसके बाद में क्या होती है, ला नीना होती है। क्या होती है, बाद में जो है ला नीना होती है, फिर अल नीना आएगी, फिर ला नीना आएगी। तो ये 2-4 साल के क्रम में जो है क्या होती है, घटित होती रहती हैं, क्योंकि अगर, ठीक है, तो पहले क्या होती है आपकी, अल नीनो होती है, तो ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। क्या है, ला नीना जो है अल नीनो के पहले होती है, ये नहीं है, तो अल नीनो जो है पहले होती है। ला नीना मानसून को मजबूत करती है, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है कि ला नीना जो है, जहाँ अल नीना मानसून को, भारतीय मानसून को कमजोर कर देती है, ये मजबूत कर देती है। पेरू का तट का तापमान कम होना ला नीना है, पेरू के तट का तापमान कम होना ला नीना है। देखिएगा ये ठंडी जलधारा है, और जब ठंडी जलधारा उठेगी तो तापमान निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लॉजिक तो भाई यही कहता है ना, जैसे जहाँ पर ठंडी जलधारा उत्पन्न होगी तो वहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चलिएगा अपन जो है सॉल्व करते हैं, तो इसमें जैसे देखें तो गलत हो रहा है, तो सत्य कथन पूछ रहा है इसमें, तो दो ही जो है सत्य हो रहा है। चलिएगा देखते हैं ऑप्शन के बेस पर, तो इसमें क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछ रहा है, पेरू के तट, तो गलत है क्यों कर दिया मैंने, पेरू के तट का तापमान कम होना है, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, भाई मैंने गलत धोखे से कर दिया है, क्योंकि ठंडी होगी तो तापमान कम होगा ना, ये बात सही है, ठीक है, गलत थोड़ी ना है। तो आपको क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही होगा। देखिएगा आसान प्रश्न नहीं है भाई, अगर हवा में आप चाहते हैं कि लगाते जाएंगे तो इतना आसान नहीं है इन्हें सॉल्व करने में, जो काफ़ी लॉजिक और वो करने की हो सकता है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, किस राज्य में जो है आकाशीय बिजली युक्त वर्षा को जो है चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। ठीक है, तो देखिएगा किस में कहा जाता है, आपसे ये प्रश्न जो है पूछ रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। अब मैं यहाँ पर व्याख्या बताऊँ तो भाई बड़ी हो जाएगी, लेकिन देखिएगा जो मानसून पूर्व वर्षा होती है, क्या होती है, जो मानसून के पहले वर्षा होती है, जैसे मानसून आता है तो उसके पहले जो है हल्की बारिश हो जाती है, जो मानसून वर्षा होती है, मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे स्थानीय भाषा में जो है कई नामों से जानते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं मानसून आगमन के साथ में जो पहली बार वर्षा होती है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। अब अगर इसमें देखेंगे तो ये चेरी ब्लॉसम जो होती है कहाँ पर होती है, कर्नाटक में होती है। क्या होती है, चेरी ब्लॉसम जो है इसे कहाँ पर कहते हैं, कर्नाटक में कहते हैं। और अगर हम देखेंगे कि असम में जो है इसी को क्या कहा जाता है, बोर्डो चिल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऐसी वर्षा को असम में क्या कहते हैं, बोर्डो चिल्ला कहते हैं, बोर्डो चिल्ला कहा जाता है। ठीक है, असम में जो है क्या कहते हैं, बोर्डो चिल्ला। और इधर देखेंगे तो आम्र वर्षा भी जो है कई स्थानों पर कहा जाता है, खासतौर से दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के आसपास इसी को आम्र वर्षा कहा जाता है, क्योंकि आम की फसल जो है बौर पक जाती है। और इसी को जो है फूलों की बौछार भी कह देते हैं, फूलों की बौछार जो है, फूलों की बौछार, क्योंकि जैसे ही वर्षा होती है तो फूल बहुत ज़्यादा जो है हो जाते हैं, इसलिए फूलों की बौछार कहा जाता है। फूलों की बौछार जो है इसे केरल में कह देते हैं, और केरल कर्नाटक दोनों में जो है क्या कहा जाता है, आम्र वर्षा समानता दक्षिण भारत में। और पश्चिम बंगाल जो है यहाँ पर इसे काल बैसाखी कह दिया जाता है, इसी वर्षा को जो है
क्या कहते हैं, काल वैशाखी कहते हैं कहाँ पर, वेस्ट बंगाल में। तो ये पूर्व नाम है। अगली बात कर लेते हैं, कर्नाटक के पठार की जो है सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आप क्या कहेंगे कि कर्नाटक के पठार की देखिएगा, बाबा बुदानगिरी पहाड़ी, मुल्यनगिरी पहाड़ी, जिंदगड़ा चोटी, या फिर कुद्रेमुख चोटी। तो इसमें अगर सही बात की जाए तो कर्नाटक का पठार का जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है आपकी, मुल्यनगिरी चोटी जो है हो जाएगी। और मुल्यनगिरी चोटी की ऊंचाई आपको जो है याद नहीं कर पाएंगे आप। और जो बाबा बुदान पहाड़ पठार है वो इसी के अंतर्गत स्थित है। लेकिन पश्चिम घाट की अगर सबसे ऊंची चोटी की बात की जाए तो कुद्रेमुख है। और कुद्रेमुख किसके लिए, दोनों के दोनों जो क्षेत्र है, कुद्रेमुख पहाड़ी और बाबा बुदान पहाड़ी, दोनों जो है लोहा के लिए जो है जाने जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। जिंदगड़ा चोटी जो है यह है भाई, यहाँ पश्चिम घाट में नहीं है, ये पूर्वी घाट में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश में जो है ये स्थित है। कौन सी चोटी, जिंदगड़ा चोटी जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। 1690 मीटर की जो है ऊंचाई पर ये स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, पटकाई बूम श्रृंखला जो है किन देशों के बीच में सीमा बनाती है? तो अगर मैं सही हूँ और यहाँ पर ऐसे जो है क्या करता हूँ, छोटा सा मानचित्र बनाता हूँ, तो इधर पर देखेंगे डापला, मेरी, अभोर, मिसमी, ये चार जो श्रेणियाँ हैं अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ पर जो है अरुणाचल प्रदेश में ही पड़ती है पटकाई बूम श्रेणी। और इधर देश पड़ता है बगल में जो है म्यांमार पड़ता है, इधर इंडिया हो जाएगा। तो म्यांमार और इंडिया के मध्य में सीमा बनाती है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, सियाचिन हिस पर बोल्टोर ग्लेशियर किस श्रेणी में स्थित है? तो ध्यान रखना ये सभी के सभी जो आपके ग्लेशियर हैं, जस्ट मिनट रुकेंगे, ये सभी के सभी जो ग्लेशियर है कहाँ पर स्थित हो सकते हैं? तो आप कहेंगे काराकोरम श्रेणी में कहेंगे। अगर ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, मैंने ट्रांस हिमालय बनाया है, ट्रांस हिमालय है। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत तीन श्रेणियां हैं, एक है काराकोरम, एक है लद्दाख, एक है जास्कर। ठीक है, तीन श्रेणियां हैं। और जो काराकोरम श्रेणी है इसकी सबसे ऊंची चोटी केटू हो जाएगी। और यहीं पर जो है क्या स्थित है, सियाचिन हिमनद स्थित है। ये जो है ज़्यादा नहीं पता मुझे ये वाले, लेकिन जो ये वाला है ये कहाँ पर स्थित है, यहीं पर स्थित है। तो काराकोरम जो है सही हो जाएगा। सियाचिन के बारे में एक बात और ध्यान रखना, ये जो है 1984 का समय था, उस समय पर हमने जो है एक ऑपरेशन चलाया हुआ था, उसका नाम था मेघदूत। कौन सा दूत, मेघदूत ऑपरेशन चलाया हुआ था। और इसी ऑपरेशन के तहत हमने पाकिस्तान से हड़पा था। अगली बात कर लेते हैं, भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी जो है लैगून झील कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी तट पर पूछ रहा है तो आप क्या कहेंगे, जो है पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील। और ये कहाँ पर स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। पुलिकट कहाँ पर है, ज़्यादातर जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं, जेट स्ट्रीम समानता चलती है। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है, एक हवा होती है। और आपने इसे देखा हुआ था कि ये जो है भूमध्य सागर से भारत की ओर चल रही थी, अर्थात पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। और ध्यान रखिएगा, जो मावठ नाम की वर्षा होती है उसके लिए क्या है, बहुत लाभकारी होती है, जो कि ठंडियों में यानी कि शीतकाल में होने वाली वर्षा है। जेट स्ट्रीम क्या होती है, बहुत तेज चलने वाली क्या होती हैं, हवाएं होती हैं। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है कि बैलाडीला की खदान जो है किस पठार पर स्थित है? तो देखिए कहाँ पर होगी, बैलाडीला और डल्ली राजहर्रा, दो खदान है। बैलाडीला प्लस जो है डल्ली राजहर्रा, ये दो खदानें हैं, कहाँ पर स्थित हैं, छत्तीसगढ़ में दोनों के दोनों स्थित है। इसमें छत्तीसगढ़ में कौन सा आता है, दंडकारण्य का पठार जो है सही हो जाएगा। ये दंडक जो है ना, ये दंडक है, एक राजा हुआ करते थे भाई, इच्छावुक वंश के जो है मध्य प्रदेश में ये क्या होते थे, इच्छावुक वंश के एक राजा हुआ करते थे। और राजा दंडक के क्षेत्र को जो है दंडकारण्य कहा गया था। दंडक प्लस आरण्य, आरण्य का मतलब क्या होता है, जंगल होता है। ठीक है, यहाँ पर शायद शिकार खेलने जाते रहे होंगे। ये क्या हो जाएगा सही, रामायण वाले जो है इच्छावुक वंश के राजा हैं, भगवान राम के वंशज हैं, पूर्वज। अगली बात कर लेते हैं, सही जोड़ी क्या करना है आपको, जो है सुमेलित करने का कार्य करना। और मैंने यहाँ पर नहीं बताया जो दोनों खदानें हैं किसकी हैं, लोहा की हैं, डल्ली राजहर्रा और बैलाडीला। अगली बात कर लेते हैं, सही जोड़ी क्या करना है, मिलाना है। और सही जोड़ी कैसे मिलाएंगे, सुमेलित कीजिएगा भाई। क्या खतरनाक प्रश्न है यार, कैसे मिला सकते हैं? इधर जो है ए बी जो दिया है, इधर नंबर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिएगा देखते हैं, मिलाते हैं कि जो है ये वन क्षेत्र है, कौन सा वन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। देखिएगा आसान नहीं है ये प्रश्न, मध्य प्रदेश वाले को ढूंढिएगा अगर जो सही से मिला सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में कौन हो सकता है भाई, कोई ये दो दो मध्य प्रदेश के नहीं लग रहे हैं, ओरण या देव, ऐसे वन क्षेत्र जो है तो देवबंद क्षेत्र हो सकता है मध्य प्रदेश में। चलिएगा ये जो है प्रश्न थोड़ा सा क्या है, अटपटा है, इसका नंबर नहीं है तो यहाँ उत्तर जो है नहीं आएगा। बाकी इसके जो है हम सॉल्यूशन देख लेते हैं कि जो ओरण वाला ये क्षेत्र है ये कहाँ पर स्थित है, ध्यान रखना राजस्थान में स्थित है। और जो देव वाला है ये मध्य प्रदेश में जो है वन क्षेत्र स्थित है। खासतौर से अगर बात की जाए चित्रकूट में तो इसे जो है पवित्र उपवन क्षेत्र घोषित किया गया है चित्रकूट को। और जो
लाई उमंग है, ये लाई उमंग भी कहाँ पर स्थित है, ये जो है सीधे सीधे सभी मिले हुए हैं, मणिपुर में स्थित है, मणिपुर, ठीक है, एमपी नहीं है, मणिपुर है। और लाकेतांग जो है, जो लाकेतांग है कहाँ पर स्थित है, मेघालय में स्थित है। तो इनको याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा टेस्ट में, क्योंकि मैं इसमें जो है ये थोड़ा सा नहीं बन रहा, ऑप्शन इसके अलग है। अगली बात कर लेते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार मैंग्रोव कवर में वृद्धि करने वाले शीर्ष राज्यों में जो है कौन है। तो देखिएगा, अगर वन रिपोर्ट मैं फिर से सलाह दूंगा कि बहुत ज़्यादा जो है आपको इसको ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 2021 की रिपोर्ट है, 2023 की आ चुकी है। तो ये करंट अफेयर जो है पुराना प्रीवियस ईयर होगा, किसी एग्जाम में आया हुआ, तो इसे क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि जो है तो 21 की रिपोर्ट है, नहीं पूछ जाएगा, 23 की पूछ जाएगा। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैंग्रोव वन के बारे में ध्यान रखना, सर्वाधिक मैंग्रोव वन जो है हमें ये वेस्ट बंगाल में जो है देखने को मिल जाते हैं। वेस्ट बंगाल, गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पर जो है क्या मिलते हैं, ये मैंग्रोव वन, जो मतलब समुद्र किनारा होता है, क्या होता है, समुद्र किनारा होता है, वहाँ पर जो है ज्वारीय मृदा पाई जाती है, तटीय मृदा होती है, वहाँ पर जो वन उगते हैं, समुद्र किनारे जो वन पाए जाते हैं मैंग्रोव वन होते हैं। ये बहुत जड़ें इनकी वो होती हैं, फैली हुई होती हैं, सुनामी वगैरह में बहुत लाभकारी होते हैं। तो अब देखिए वृद्धि में, ठीक है, ये डाटा आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न जो है आएगा, ना ये वाला नहीं पूछ जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, किस भूभाग में जो है 16 वन पाए जाते हैं। 16 वन जो है इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना ये वन जो है आपको कहाँ मिलेंगे, पश्चिमी घाट में जो देखने को मिलते हैं। पश्चिमी घाट में जो कुछ जैसे पश्चिमी घाट में बहुत सारे आपने क्या है पर्वत देखे हुए, तो पर्वत में जो है एक निश्चित ऊंचाई के बाद जो छोटे छोटे वन मिलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, 16 वन कहा जाता है। ध्यान रखिए, इन्हीं को सोलास भी कह दिया जाता है, क्या कहा जाता है, सोलास भी कई बार कह देते हैं। तो जो दक्षिण भारत है, खासतौर से दक्षिण भारत में जो पर्वत की ऊंचाई के बाद जो है वन मिलते हैं वो क्या है, 16 वन कहलाते हैं। अगली बात कर लेते हैं, क्रोमाइट का जो है शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आप क्या कहेंगे, क्रोमाइट जो है एक प्रकार का खनिज है, और इसका जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो कहाँ पर होता है, उड़ीसा में होता है। ध्यान रखिए, किस में होता है, उड़ीसा में होता है क्रोमाइट का सर्वाधिक उत्पादन। अगर 2023-24 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बात करेंगे तो लगभग 56 मिलियन टन जो है इसका उत्पादन हुआ है। ये खान मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर है, 56 मिलियन टन, ठीक है। तो इतना नहीं, डाटा नहीं आप याद कर पाएंगे, तो इतना ध्यान रखिएगा, क्रोमाइट के उत्पादन में जो है शीर्ष स्थान किसका है, तो आप क्या कहेंगे, उड़ीसा राज्य का है, ठीक है। अब ठीक है, अगर यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो एक शब्द है क्रोम, क्या शब्द है, क्रोम, और इधर शब्द ध्यान रखेंगे उड़ीसा, यानी कि आजकल जिससे क्या है क्रोम चलाते बनता है ना सही से, तो वो क्या है, उड़ रहा है, हवा में उड़ रहा है। क्यों, क्योंकि इंटरनेट है भाई, सब कुछ जो है क्या है, क्रोम ब्राउजर जो होता है ना, सब कुछ होता है इंटरनेट में, तो मतलब एक तरह का याद करने का तरीका है। अगली बात कर लेते हैं खेतड़ी की खदान जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना है किसकी खदान है, आप कहेंगे ये जो है तामा की खदान है, और कहाँ पर स्थित है, राजस्थान की सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये क्या है, खदान जो है मशहूर है, तामा के लिए जो है ये खदान जानी जाती है। अगली बात कर लेते हैं, मलाउंग और लैग्निन कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है। तो मलाउंग और लैग्निन कोयला क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है, तो ध्यान रखना है ये दोनों के दोनों कोयला क्षेत्र जो मेघालय राज्य में स्थित है, मलाउंग और लैग्निन, ठीक है। तो मलाउंग और लैग्निन, ठीक है, तो ऐसे ध्यान रखना है। ये कहाँ पर स्थित है, चलिएगा, लैगिन से ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है, लैग्रिन से लगाओ लगाओ लगाओ, इधर क्या लगाओ, लौंग का तेल लगाओ, क्या किस क्यों लगाओ भाई, घायल हो चुका है तो मालिश करना है, किस कोई व्यक्ति क्या हो चुका है, घायल हो चुका है, तो लौंग का तेल उसके लगाना है ताकि उसका ठीक हो जाए। तो मैं घायल हो गया, लौंग का तेल लगाना है। तो मलाउंग और लैग्रिन जो है ये कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित हैं, तो आप कहेंगे मेघालय में स्थित हैं। और ध्यान रखना, सिक्किम में जो है एक इम्पोर्टेंट कोयला क्षेत्र रहता है, जिसका नाम रंजीत घाटी कोयला क्षेत्र, क्या नाम है, रंजीत घाटी कोयला क्षेत्र है। और अगर उड़ीसा में बात करेंगे तो बहुत सारे हैं, इनमें से अगर मैं बात करूं उड़ीसा में, यहाँ पर जो है कोई दिया भी नहीं हुआ, तलचर जो कोयला क्षेत्र है MPPSC में एक बार जो है उड़ीसा का पूछा जा चुका है, कहाँ का है ये, उड़ीसा का है तलचर कोयला क्षेत्र। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है, असत्य का जो क्या करना है, आपको चयन करना है, गलत जोड़ा जो है कौन सा है। तो देखिएगा, कई जगह पर जो जैसे पानी बरसता है तो उसके बाद में जो है अलग अलग परंपरागत तरीके अपनाए जाते हैं उस पानी को संचित करने के लिए, तो उन्हें जो है स्थानीय भाषा में
अलग अलग नाम से जो है जाना जाता है। तो आपको क्या करना है, बताना है कि कौन सा जो है गलत सुमेलिस है। इसमें बिहार में जो है आहार पाइप होती है, आहार पाइन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अपातानी होती है, ये भी सही है। नागालैंड में चेव ओहिजी होती है। छत्तीसगढ़ में झालरा, झालरा नहीं होता भाई, छत्तीसगढ़ में नहीं है। और अगर इसकी बात की जाए, झालरा जो है छत्तीसगढ़ का नहीं है। तो कहाँ का है झालरा, ज़्यादातर के जो है राजस्थान में चलता है। कहाँ पर चलता है, राजस्थान में चलता है। अगर अभी आप मध्य प्रदेश में अगर यहाँ से तो इंदौर गए हुए हो, कई बार जो है इंदौर जाते हो, तो इंदौर में मैंने मतलब जाते हुए देखा था भाई, अक्सर चीज़ें जो है देखते रहते हैं, कि देखते रहना चाहिए, क्योंकि न जाने कौन सी चीज़ हमारे उपयोग की हो। तो यहाँ पर भोपाल से जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो भोपाल से जैसे ही आगे बढ़ते हैं उज्जैन तरफ को जाते हैं, इंदौर तरफ को, तो बहुत सारे जो खेत होते हैं, खेतों में क्या करते हैं वो बरसात के समय पर गड्ढा बनाते हैं और इधर से क्या कर देते हैं, पॉलीथीन इस प्रकार से लगा देते हैं, पन्नी लगा देते हैं और इसमें पानी जो है भर लेते हैं। अपने हर खेत में जो है हर कोई ऐसा पानी भरता है, और जब सिंचाई का टाइम होता है तो इसी पानी को जो है मोटर से क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ये भी जो एक सिंचाई का तरीका है, और झालरा जैसा ही है, लेकिन झालरा जो है ये राजस्थान के शायद सोखते गड्ढे होते हैं, क्या होते हैं, सोखता गड्ढा होता है ये। राजस्थान में ऐसे जो है लोग बहुत बनाते हैं। चलिएगा, हमारे यहाँ पर तो ज़्यादा करके आपने शब्द सुना होगा पोखरा, ठीक है। अगर मेरे साइड के हो तो आपको ये पता होगा, हमारे यहाँ पर जो है पोखरा शब्द ज़्यादा चलता है। ये पोखरा जो है जल प्रबंधन का एक तरीका है, और इसमें क्या किया जाता है, मिट्टी का जो है बांध बनाया जाता है खेतों में, ठीक है। जैसे कि 10-15 लोगों के खेत है बगल से आसपास में, तो सभी लोग क्या कर देते हैं, मिट्टी से जो है ऐसा बांध बना लेते हैं। तो उनके, अब हालांकि ऐसा नहीं होता, हर कोई बोरवेल करा लेता है। ये पहले ज़माने के जो तरीके होते थे कि हर कोई अपने पशुओं को जो है नहलाने के लिए, जैसे खेतों में खासतौर से जो काली माटी वाले क्षेत्र होते हैं, वर्षा की वहाँ बहुत कमी होती है। अभी हाल में देखो कटाई में तो पानी की जो बड़ी दिक्कत होती है वहाँ पर, ऐसे जो कोई पशु ले जाता है, बैल होते हैं, तो उनको पानी पिलाने के लिए और भी जैसे खेतों में जाते हैं, तो बहुत सारे पानी की आवश्यकता पूर्ति करने के लिए जो है ऐसे पोखरा टाइप के जो है बनाए जाते थे। एक बार बना लिया तो हो जाता था 4 से 10 साल के लिए, ठीक है। तो ये पोखरा अपने यहाँ का शब्द है, ठीक है, बुंदेलखंड में खास तौर से चलता है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, एफ सी आई के संदर्भ में, एफ सी आई, ठीक है। तो एफ सी आई के संदर्भ में क्या करना है, आपको क्या बताना है, कथन, सही कथन जो है बताना है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो पैसे मतलब अनाज खरीदने का कार्य करती है गवर्नमेंट के लिए, स्टॉक बॉक्स के लिए। आपसे जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें जो है कौन सा सही है, उपभोक्ता मामले जो है मामले मंत्रालय के तहत है, यानी कि ये जो संगठन आता है किसके अंतर्गत आता है, उपभोक्ता मामले मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और दूसरा है जिम्मेदारी इसकी क्या है, खरीद और भंडारण वितरण। तो ये जो है सभी दोनों के दोनों मुझे लगता है सही बातें हो जाएंगी, तो इतना कार्य होता है। तो ये क्या है भाई, फूड कॉरपोरेशन निगम है, यानी कि खाद्य निगम है भारत सरकार का, और ये जो है गेहूं खरीदने का कार्य करता है, जो आपको कोटा में मिलता है उसके लिए है। तो ध्यान रखने का, उपभोक्ता आप लोग खाने वाले हैं, उपभोक्ता है, तो उस मंत्रालय के अंतर्गत हो जाएगा, और इसकी जिम्मेदारी है खरीदना, भंडारण और वितरण करना। अगली बात कर लेते हैं, जल जीवन मिशन का प्रारंभ जो है कब हुआ था, तो आप क्या कहेंगे, आपको मुझे लगता है ये बहुत अच्छे तरीके से पता होगा कि जल जीवन मिशन जो है 15 अगस्त 2019 को हुआ था, और इसी के तहत जो है हर घर जल का जो है क्या रखा गया था, टारगेट रखा गया था। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर जिला जो है ऐसा देश का पहला जिला है जिसे जो है ये टारगेट पूरा किया हुआ है। अगली बात कर लेते हैं, खनिज उत्पादन में जो है कुल मूल्य में शीर्ष राज्य कौन सा, यानी कि जितना जो है क्या निकलता है, खनिज निकलता है, उनमें से सबसे ज़्यादा जो वैल्यू किस राज्य का है, जैसे जितना निकला तो उसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है छत्तीसगढ़ राज्य का जो है खनिज सबसे ज़्यादा है। देश का जितना भी खनिज है उसमें 14% वैल्यू किसका है, छत्तीसगढ़ राज्य का है। पैसों के हिसाब से बात कर रहे हैं, मात्रा के हिसाब से नहीं। और अगर राजस्थान का देखेंगे तो 13% जो है राजस्थान का है, और कर्नाटक का देखेंगे तो ये कितना है, 12% जो है कर्नाटक का। 3 ये क्या है, शीर्ष राज्य है, ठीक है। मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थानीय 5वें 6वें में आता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक जो क्या है रब्बी की फसल है, तो रब्बी की फसल आप जानते हैं, इसमें अगर देखेंगे तो मसूर जो हो जाएगी क्या है, रब्बी की फसल हो जाएगी। देखिए अरहर भी रब्बी के टाइम पर कटती है, लेकिन बोई जो जाती है ना खरीफ के टाइम पर बोई जाती है, दोनों में जो है ये आ जाती है। तो मसूर जो है ये रब्बी में ही बोती है और वो इसी समय पर कटती है। अगली बात कर लेते हैं, चावल की खेती के लिए आवश्यक परिस्थिति है, चावल की खेती के लिए आवश्यक परिस्थिति देखिएगा, चावल के लिए जरूरी होती है ज़्यादा वर्षा, क्या होती है, ज़्यादा वर्षा जरूरी होती है। और तापमान भी क्या होता है भाई, ज़रूरत होता है इसके लिए तापमान, ठीक है, तापमान भी जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो ज़्यादा वर्षा का मतलब होता है, देखिएगा तापमान, 100 दिन का पाला रहित मौसम, ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, निम्न वर्षा तो होती नहीं है, ये नहीं होगा, तो सभी भी नहीं होगा, आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगली बढ़ जाते हैं,
खाद्य सुरक्षा के स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? देखिए खाद्य सुरक्षा करनी है तो अभी हमने ये पढ़ा हुआ था, उपलब्धता, कुपोषण, स्थिरता। कुपोषण जो है इसमें शामिल नहीं है। उपलब्धता होनी चाहिए, ठीक है। क्या होनी चाहिए? पहली बात उपलब्धता होनी चाहिए, सभी लोगों को जो है मिल सके खाना। फिर खरीद, उसका मूल्य इतना होना चाहिए कि जो है उसे सभी लोगों को क्या होना चाहिए, खरीदने की जो है क्षमता होनी चाहिए। और स्थिरता यानी कि उसकी वैल्यू जो है स्टेबिलिटी रही है, तो आपका बी ऑप्शन कुपोषण जैसा आयाम नहीं है। अगली बात कर लेते हैं, सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? कॉफी कहवा जो है आपने क्या है ये सुना होगा। और ऐसे जो सर्वप्रथम बागान जो है अगर देखेंगे तो ये अंग्रेजों द्वारा जो है चिकमंगलूर में लगाए गए थे। और चिकमंगलूर कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में। और मध्य प्रदेश में बैतूल, ध्यान रखना, ये कॉफ़ी का एकमात्र क्षेत्र है। अगली बात कर लेते हैं, द्वितीय हरित क्रांति में क्या शामिल नहीं है? तो आपने देखा हुआ था कि प्रथम हरित क्रांति में हमने खूब खाद का प्रयोग किया था और उसके बाद जो है उसको कंट्रोल करने की बात कही गई थी। द्वितीय हरित क्रांति वंचित क्षेत्रों को लाभ देना ये शामिल था कि जहाँ पर उत्पादन नहीं होता वहाँ पर करेंगे। जैविक कृषि उत्थान ये भी शामिल था। रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग करना ये जो है शामिल नहीं था। ध्यान रखिएगा ये जो है 2000 के बाद ही जो है क्या होती है, शुरू होती है। 1998-99 में जो है अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया था, इसको मन में जो है विचार किया था, मतलब बोला होगा कहीं सभा में, अब्दुल कलाम जी द्वारा जो है क्या दिया गया था, योजना का रूप दिया गया था। अगली बात कर लेते हैं, NMSA का पूर्ण रूप क्या है? तो ये आपने पढ़ा होगा। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन फॉर मॉडल नहीं भाई, मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर जो है सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चाहिएगा। और ये आपको पता है कि यह एक योजना है जो 2014-15 में क्या की गई थी, शुरू की गई थी। और इसका तरीका था, मतलब उद्देश्य था कि ऐसी खेती करना, राष्ट्रीय मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्री, मतलब कि हमेशा सतत रूप से खेती जो है बनी रहे, नुकसान ना होने पाए। दरअसल हरित क्रांति के बाद जो है ये अवधारणा आई थी कि खेत जो है खराब हो रहे थे, तो हमेशा जो है भविष्य को ध्यान में रखते हुए खेती करना क्या है, सतत खेती है, इसके लिए ये NMSA मिशन लाया गया था। अगली बात कर लेते हैं, प्रथम हरित क्रांति के बारे में गलत कथन बताना है। खाद्यान्न उत्पादन जो है बढ़ा था, बिल्कुल सही बात है। मोटे अनाज और दलहन बढ़ा था। देखिएगा खास तौर से अगर बात की जाए तो इसमें जो है चावल बढ़ा हुआ था। क्या बढ़ा था? चावल। और गेहूं जो है ये बढ़ा हुआ था। दलहन का कोई बात नहीं किया गया था। क्षेत्रीय असमानता बढ़ी थी, गलत कथन आपको बताना है। तो ये भी सही है भाई, बढ़ी थी हाँ क्षेत्रीय समानता। पंजाब में जो है क्या हो गया था, ज़्यादा उत्पादन हो गया था, बाकी में नहीं हुआ था। तो ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन ये जो है मोटे अनाज कहता है, दलहन बढ़ाता है, ये जो है गलत लिखा हुआ, तो ये आपका सही हो जाएगा बी ऑप्शन। अगली बात कर लेते हैं, HVJ पाइपलाइन किस राज्य से नहीं गुजरेगी? तो देखिएगा HVJ पाइपलाइन जो है इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। ठीक है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर जो है ये पाइपलाइन है। तो ठीक है, कहाँ से कहता है नहीं गुजरेगी? तो मुझे लगता है ये मैप में जो हमें क्या करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। ये देखेंगे तो ये जो है सबसे पहले गुजरात में जाएगी, क्या जाएगी? गुजरात में। गुजरात के बाद जो है कहाँ पर आएगी? MP में आएगी। MP के बाद में जो है ये राजस्थान में आएगी। राजस्थान के बाद में जो है उत्तर प्रदेश में जाएगी। और उत्तर प्रदेश के बाद में जो है हरियाणा जाएगी, हरियाणा। ठीक है, तो इतने से जो है क्या है ये जाने वाली है क्या, ठीक है। तो हाजीपुर विजयपुर जगदीशपुर जो पाइपलाइन है ये किस राज्य से नहीं गुजरेगी? तो इसमें देखिएगा गुजरात भी हो रहा है, मध्य प्रदेश भी हो रहा है, उत्तर प्रदेश भी हो रहा है, लेकिन कर्नाटक दक्षिण में जो है ये नहीं जाती है। अगली बात कर लेते हैं, NMDC का मुख्यालय क्या है? ये एक मतलब कंपनी है भारत में जो खनिजों का दोहन का कार्य करती है। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये मध्य प्रदेश में हीरा का भी उत्खनन करती है। और इसका आपसे क्या पूछा जा रहा है, मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में जो स्थित है। और 1958 में जो है कंपनी स्थापित हुई थी। अगली बात कर लेते हैं, पवन ऊर्जा क्षमता में भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है? अगर पवन ऊर्जा 2023 के डाटा की बात करें तो इसमें जो है लगभग जो है क्या है 42 गीगावाट की क्षमता है भारत की। क्या है? 42 से लगभग मैं कह रहा हूँ, दशमलव में मत लग जाइएगा। तो पवन ऊर्जा में जो इस मामले में अगर विश्व में देखेंगे तो भारत का कौन सा स्थान है? ध्यान रखिएगा, चौथा स्थान है पवन ऊर्जा के मामले में। और राज्य कौन सा शीर्ष पर है? तमिलनाडु और गुजरात जो है ये अग्रणी राज्य हैं, ध्यान रखिएगा पवन ऊर्जा में। अगली बात करते हैं, जनसंख्या पिरामिड में आश्रित आबादी समूह है। तो पिरामिड आपने जो है खूब पढ़ा होगा। और इस पिरामिड में पूछ रहा है कि जो जनसंख्या का पिरामिड होता है उसमें आश्रित आबादी समूह कौन सा है? तो देखिएगा इसमें जो है
बी और सी जो है दोनों हो जाएगा। देखिएगा आश्रित आबादी का मतलब ठीक है भाई, जितनी भारत की कहता है जनसंख्या है, जितनी भी भारत की जनसंख्या है, इसमें मान लीजिएगा 1 लाख लोग हैं, उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, आपके गांव को उदाहरण ले लेता हूँ, ठीक है। आपके गांव मान लीजिएगा 1000 लोग हैं। अब इसमें देखेंगे तो कुछ क्या होंगे, बच्चे होंगे, क्या होंगे, बच्चे होंगे, और कुछ क्या होंगे, वृद्ध होंगे, यानी कि बुजुर्ग होंगे, ठीक है, बुजुर्ग होंगे या वृद्ध होंगे। तो ये जो है काम नहीं करते होते हैं, ये काम नहीं करते हैं, तो इन्हें जो है अर्थव्यवस्था और भूगोल की दृष्टि से क्या कहा जाता है, आश्रित आबादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आश्रित आबादी। और जो लगभग 15 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक के व्यक्ति होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कार्यशील पूंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कार्यशील श्रम कहा जाता है, या फिर निर्भर या सेल्फ डिपेंड जो है श्रम कहा जाता है। तो इसमें कहता है कौन होंगे, 14 वर्ष तक के बच्चे भी क्या होंगे, आश्रित होंगे, और 65 के आगे जो बुजुर्ग होते हैं वो भी आश्रित होंगे। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य जो है किस वर्ष तक है, भारत सरकार ने जो जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य जो है ये कब तक बनाया हुआ है, तो आप क्या कहेंगे कि यह लक्ष्य जो है हमारा 2045 तक है, और पूरा हो जाएगा भाई साहब। अभी भी जो है भारत सरकार का लक्ष्य क्या है, ध्यान रखना, इतना है 2.1 करना है, यानी कि जनसंख्या जो प्रतिस्थापन नीति है भारत की वो क्या है 2.1, यानी कि अधिकांश लोगों के जो एक दाम्पत्य जोड़ा होता है, पति पत्नी होते हैं, उनके क्या होना चाहिए, 2 बच्चे होना चाहिए। और 2.1 का मतलब क्या है कि 10 लोगों में से एक व्यक्ति के क्या हो जाए, 3 बच्चे हो जाएं, लेकिन अधिकांश के क्या होना चाहिए, 2 बच्चे होना चाहिए। ये क्या है 2.1 की नीति है। ध्यान रखना, भारत की नीति जो है जनसंख्या को कंट्रोल करने की नहीं है, जबकि क्या है स्थिर करने की है। इस बात को ध्यान रखना। भारत जनसंख्या वृद्धि का समर्थक है, इसीलिए तो 2.1 की जो है रखा हुआ है, वरना क्या रखता, एक बच्चा रख देता, तो एक बच्चा नहीं रखा हुआ, ठीक है। तो 2 हो या किसी की जो है बाई चांस क्या हो जाए, 3 हो जाए 10 में से। चलिएगा 2045 तक हमें स्थिर करना है। अगली बात कर लेते हैं, 2011 जो है की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का सही क्रम क्या है। तो कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखेंगे तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का क्या बताना है आपको, सही क्रम बताना है। तो देखिएगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो सबसे कम जो है आप कहेंगे अरुणाचल प्रदेश का है, और दूसरे नंबर में जो है आप क्या कहेंगे, मिजोरम का है, मिजोरम का है, मिजोरम का है। तीसरे नंबर में जो है क्या है, सिक्किम का है, ठीक है, किसका है, सिक्किम का है, सिक्किम का है, ठीक है, अरुणाचल। अब 3 क्या करना है आपको, जनसंख्या घनत्व की जो है आपको क्या करना है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले क्या है ले लें। तो सही जवाब तो क्या हो जाएगा आपका, अरुणाचल प्रदेश एक ऑप्शन से निकल रहा था, अब मिजोरम और सिक्किम ये हो जाएंगे सर्वाधिक कम जनसंख्या घनत्व वाले हो जाएंगे। लेकिन याद कैसे करना है, तो ध्यान रखना, जैसे कई बार आपने देखा होगा, जनसंख्या, पहली बात तो यहाँ जनसंख्या का मामला है, जनसंख्या घनत्व का, तो भीड़ भाड़ का मामला है, समझना, चीज़ों को याद करने के लिए बता रहा हूँ, बाकी दिल पर न लीजिएगा, ना ही कोई एक्स्ट्रा दिमाग लगाइएगा। अब देखिएगा औरतों को खासतौर से देखेंगे, महिलाओं को तो पैसा कहाँ डालती है, क्या कहेंगे, पैसा कहाँ डालती हैं, तो खासतौर से जो मतलब जानते हैं। और किसी व्यक्ति ने क्या किया, सिक्का पैसा निकालने के लिए क्या किया, उनके आंचल पर जो है हाथ डाला, यानी कि उसने जुर्म किया, क्या किया, जुर्म किया। तो ठीक है, तो आंचल पर जो है ये पैसों के चक्कर में जो क्या कर दिया, उसने जुर्म कर दिया। तो ऐसा कुछ जो है लॉजिक जो है ध्यान कर सकते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, फिर जुर्म, जुर्म क्यों किया तो उसने, तो क्या पैसा निकालने के लिए, पैसा के जेब जो उनके वहाँ रहते, ठीक है। तो ये समझने के लिए चीज़ें सभी लोगों ने जीवन में देखा होगा। चलिए अगली बात कर लेते हैं। तो मुझे जो है इसी तरीके से याद है, और मेरा उद्देश्य जो है क्या चीज़ों को याद करना होता है, परीक्षा में फंस जाए, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा, जहाँ पर सर्वाधिक जो है अनुसूचित जनजाति है, तो मध्य प्रदेश है। यहाँ की कुल जनसंख्या की लगभग जो है 21% आबादी क्या है, एसटी है, इसलिए मध्य प्रदेश को जनजातीय स्टेट भी कहा जाता है। राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्य जो है प्रारंभ कब हुआ था, ये मतलब एक योजना का नाम है, राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्य नाम की जो है ये योजना है, ये कब प्रारंभ की गई थी, ध्यान रखना 2010 में जो है ये प्रारंभ की गई थी। और इसमें कोशिश की गई थी कि जन्म दर और जनसंख्या वृद्धि में जो क्या किया जाए, कमी लाया जाए, यानी कि कुल मिलाकर के परिवार कल्याण, जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है उनको जो है सही तरीके से लागू किया जाए। तो राष्ट्रीय सामाजिक जनसांख्यिकी लक्ष्य प्रारंभ किया गया था 2010 में। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, किस राज्य का लिंगानुपात जो क्या है सर्वाधिक है, तो आप क्या कहेंगे, लिंगानुपात के मामले में क्या है, अपना केरल जो है टॉप पर है। लेकिन केरल तो ऑप्शन में नहीं है, क्या करोगे भाई, ठीक है, केरल तो ऑप्शन में है। तो 3 लिंगानुपात वाले अगर ध्यान रखना हो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा,
केरल हो जाएगा, और इसके बाद जो है आपको तमिलनाडु देखने को मिल जाएगा, और इसके बाद में जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, तो केरल में है, दूसरे में है तमिलनाडु, और तीसरे में जो क्या है आंध्र प्रदेश है। दूसरे का क्या है आपका यहाँ पर तमिलनाडु दिया हुआ, ये सही हो जाएगा सबसे ज़्यादा। अगली बात कर लेते हैं, न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ का है, तो आप कहेंगे हरियाणा में जो है क्या है सबसे न्यूनतम लिंगानुपात है। फेंगल चक्रवात से प्रभावित राज्य कौन सा था, देखिएगा हमने चक्रवात जो है पढ़े हुए थे, और फेंगल चक्रवात अगर हम बात करेंगे तो यह पहली बात तो ये ध्यान रखना चाहिए कहाँ पर आया था, तो आपको ये पता होगा कि ये जो है यहाँ पर आया हुआ था, मतलब कि पूर्वी तट में जो है आपको देखने को मिल जाएगा। तो फेंगल चक्रवात इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलता है फेंगल चक्रवात, और इसका नामकरण जो किया था वो किसने किया था, सऊदी अरब द्वारा जो है इसका नामकरण किया गया था। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। फेंगल चक्रवात का जो है नामकरण सऊदी अरब ने किया था, तमिलनाडु किसने क्या किया था, प्रभावित किया था, और बस इतना दो ही चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, कहाँ पर आया हुआ था, तो आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में आया हुआ था। अगली बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपदाएं विकसित देशों में जो है अधिक क्षति करती हैं। भोपाल गैस त्रासदी एक मानव निर्मित आपदा थी, बिल्कुल सही बात है। भारत आपदा मुक्त देश है, ये गलत बात है। यहाँ पर आपदाएं बहुत सी आती हैं मुक्त देश का, आपदाएं विकसित देशों में क्षति ज़्यादा करती हैं, भी सही है, क्योंकि वहाँ जो क्या होती है भाई, बहुत घनी आबादी होती है शायद, और बहुत बड़ी बड़ी संरचना होती है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो चलिए कर देखते हैं क्या पूछता है आपसे, सही कथन पूछ रहा है। ठीक है, अगर सही करते हैं तो या तो केवल दो सही होगा, और या फिर सभी सही तो हो नहीं सकते, क्योंकि तीसरा गलत है। तीसरा गलत है तो ये भी गलत है, सही पूछ रहा है। अब या तो ए हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सी हो सकता है। आपदाएं विकसित देशों में क्या करती हैं, अधिक क्षति करती हैं। चलिएगा जस्ट मिनट रुकेंगे। चलिएगा, तो ये जो है क्या कह रहा है, आपदाएं जो है विकसित देशों में अधिक क्षति करती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सही नहीं है, गलत हो जाएगा। और इसमें जो क्या कहा है, केवल सही जो है दूसरा, यानी कि सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब देखिएगा इसका लॉजिक है भाई, दो तरीके से लगाया जा सकता है कि विकसित देशों में एक तो क्या होती है, बहुत घनी आबादी होती है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होती है, देखिएगा वहाँ पर भूकंप आएंगे तो नुकसान तो होगा ना ज़्यादा। ये घनी आबादी, बड़ी बिल्डिंग टूट जाएगी तो क्या हो जाएगा, नुकसान तो होगा। लेकिन दूसरा पहलू भी होता है कि जैसे जो विकासशील देश होते हैं वहाँ पर कच्चे घर और सामान्यतः कम मजबूत बनाए जाते हैं, लेकिन विकसित देशों में जो है भूकंप के मानकों का प्रयोग करते हुए जो है भूकंप रोधी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, तो नहीं टूटती हैं, तो ये भी जो है गलत हो जाएगा। तो आपका जो है दूसरा यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, चक्रवात तेज का जो है नामकरण किस देश ने किया हुआ था, तो आप क्या कहेंगे कि चक्रवात तेज का जो नामकरण किया था, कहेंगे भारत द्वारा जो है क्या किया गया था, तेज का नामकरण किया गया था। अगली बात कर लेते हैं, भारत का जो है सर्वाधिक जोखिम वाला भूकंपीय जोन कौन सा है, तो भारत में 5 भूकंप जोन है, उसमें जो भूकंप जोन 5 है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि हिमालय क्षेत्र में पड़ता है। तो ये देखिएगा भाई, अभी तक जो है हमने कितने इंडियन ज्योग्राफी के 50 प्रश्न किए भाई, कितना टाइम ले लिया, जस्ट मिनट थोड़ा सा स्पीड बना लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ समय। तो देखिएगा 58 मिनट समय ले सकते हैं, लग चुके हैं भाई, काफ़ी जो है बड़ा समय ले लिया। चलिएगा थोड़ा सा से हम क्या करेंगे, आधा घंटा में कर लेंगे ये वाले। मध्य प्रदेश है, 150 सेंटीमीटर वर्षा किस वन के लिए जो क्या है आवश्यक होती है, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा। तो देखिएगा अगर इसमें देखेंगे कि 100 से 150 सेंटीमीटर की बात कर रहा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो ये 100 सेंटीमीटर में भी हो जाते हैं, ये हो जाएगा अर्ध पर्णपाती वन। तो जो है आप क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। जो अर्धपर्णपाती वन होते हैं उनके लिए 100 से 150 जरूरी होती है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो वन जो होते हैं तो ध्यान रखना, 3 प्रकार के जो है आपको वन देखने को मिल जाते हैं। कहो कौन कौन से होते हैं, एक जो है आरक्षित वन होते हैं, क्या होते हैं, एक आरक्षित वन होते हैं, एक क्या होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, संरक्षित वन होते हैं, एक क्या होते हैं, खुला वन होते हैं।
और मध्य प्रदेश में देखेंगे तो आरक्षित वन जो है सबसे ज़्यादा है और संरक्षित वन उससे थोड़ी सी कम है, फिर इसके बाद जो है ये है। देखिएगा अभी तक परसेंटेज में आता रहा भाई आंकड़ा, लेकिन इसकी बार क्या पूछ लिया आपसे, क्षेत्रफल में पूछ लिया है कि कुल क्षेत्रफल कितना है आरक्षित वनों का, तो आप क्या कहेंगे कि यह जो है 61,886 वर्ग किलोमीटर है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर वही संरक्षित वन की मैं बात करूं तो 31,000 जो है 98 वर्ग किलोमीटर क्या है संरक्षित वन है। बाकी का जो खुला वन है वो 1705 वर्ग किलोमीटर क्या है आपका खुला वन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो वन सर्वाधिक संरक्षित वन अगर बात की जाए कि सबसे ज़्यादा संरक्षित वन कहाँ पर है, तो ध्यान रखना छतरपुर में जो है सर्वाधिक जो है क्या है संरक्षित वन है, यानी कंजर्वेटिव फॉरेस्ट है। और जो रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा है आरक्षित वन, और ये जो है खंडवा में देखने को मिल जाते हैं सबसे ज़्यादा आरक्षित वन जो है खंडवा में। सबसे बड़ा वन वृत्त भी क्या है, खंडवा है। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में वन भवन जो है कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो वन भवन होगा कहाँ पर स्थित होगा, आप कहेंगे भोपाल में जो है स्थित है, तुलसी नगर के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, आप ज़्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। एमपी किस क्षेत्र में जो है सघनतम वन पाए जाते हैं, यानी कि ज़्यादा घने वन जो है कहाँ पर पाए जाएंगे, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा होगी। तो ग्वालियर में थोड़ी ना ज़्यादा वर्षा होती है, नरसिंहपुर में होती है, तो जो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना जो है कब हुई थी, तो 24 जुलाई 1975 को जो इसकी स्थापना हुई थी, भोपाल में स्थित है। महुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है, देखिएगा महुआ मधुका इंडिका। तो आप अगर इसको देखें महुआ आपने जो है बहुत सारे लोगों ने जो है बीना होगा, ठीक है, अभी भी जब कटाई हो जाएगी तो लोग देखना वहीं पर जो है क्या है चारपाई डाल करके लेटेंगे। तो महुआ की जो ये महुआ मधुका इंडिका क्या होता है, इसका साइंटिफिक नेम होता है, ध्यान रखिएगा। शराब बनाने में इसका प्रयोग किया था, जनजातियाँ खासतौर से ज़्यादा इसका प्रयोग करें। सतपुड़ा श्रेणी के किस भाग को जो है पश्चिमी खंड कहा जाता है, तो आप क्या कहेंगे, जो राजपीपला श्रेणी है इसे क्या कहते हैं, पश्चिमी खंड कहते हैं। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, अगर मैं सही हूँ तो चूलागिरी जो है क्या है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ठीक है, तो ये जो है बड़वानी जिला में स्थित है। अगली बात कर लेते हैं, मालवा के पठार हेतु जो है सही कथन क्या करना है आपको चुनना है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में है, ठीक है, कह सकते हैं। बेतवा जोहिला घाटी बेतवा जोहिला घाटी में है भाई। जोहिला बेतवा नदी देखें बुंदेलखंड में पड़ती है, जोहिला घाटी जो है पूर्व में पड़ती है, तो ये से के संदर्भ में कोई नहीं है। ये बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है, बुंदेलखंड के पूर्व में स्थित है, गलत बात है भाई, पश्चिम में स्थित हो सकता है, दक्षिण में स्थित होता है, तो ये वाला भी गलत है। नर्मदा के उत्तर में स्थित है, ये वाला सही है। तो क्या कहता है सही कथन जो है मालवा के बारे में बताना है, तो एक सही है और 4 सही है, तो 1 4 होगा ऑप्शन में कहीं, तो ये जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, सतपुड़ा श्रृंखला का विस्तार किस दिन, देखिएगा भाई मैप बना करके विस्तृत तरीके से सब कुछ अच्छे से बता सकता हूँ, लेकिन आप कल्पना कीजिएगा हर प्रश्न को ऐसा नहीं बताया जा सकता, बहुत प्रश्न हैं तो सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सतपुड़ा श्रृंखला का विस्तार जो है किस जिले में है, नहीं है, क्या पूछ रहा है, सतपुड़ा जो श्रृंखला है उसका विस्तार किस जिले में नहीं है। तो अगर थोड़ा सा आप क्या करेंगे दिमाग लगाएंगे और ध्यान देंगे, तो ये बड़वानी बुरहानपुर खरगोन ये जो है लगभग पास में पड़ते हैं, और धार जिला जो है क्या पड़ता है ये आपका बहुत दूर पड़ता है, तो ये धार जिला में क्या है ये विस्तार नहीं होगा किसका, सतपुड़ा श्रृंखला का। अगली बात कर लेते हैं, फार्नथेट के अनुसार एमपी जलवायु कितने भाग हैं, ध्यान रखना। ये फार्नथेट का जो ये वर्गीकरण है ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है, अभी तक यहाँ से जो है कोई प्रश्न नहीं होता है, फिर भी देख लीजिएगा। इसके अनुसार मध्य प्रदेश की जलवायु को देखिए, जलवायु मध्य प्रदेश की किसी की भी अनुसार पूछे, सब किसी ने 3 प्रकार का ही बांटा हुआ है, चाहे वो क्या नाम है जेपी विजयवर्गीय ऐसा कुछ नाम है एक है, और चाहे किसी भी वैज्ञानिक का नाम पूछे, मैंने सभी को देखा हुआ, सबने 3 भागों में ही क्या किया है बांटा हुआ है। 3 जो है आंखें बंद करके लगा लेना। अगली बात करते हैं मध्य प्रदेश, अभी कोई नया आ जाए तो कोई फिर मत कह देना। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान जो है किस महीने में होता है, तो आप क्या बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो सबसे कम तापमान हो, थोड़ा सा जो लॉजिक लगाएंगे तब भी जो है आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो जनवरी माह में ध्यान रखना, तापमान और तापांतर क्या होता है अलग अलग बात होती है। जनवरी में जो है सबसे कम तापमान होता है मध्य प्रदेश में। और स्थान पूछे कहाँ पर जो है सबसे कम तापमान आपको देखने को मिलेगा, तो शिवपुरी जो है ये मध्य प्रदेश में सबसे ठंडा स्थान है, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक वर्षा परिवर्तनशीलता वाला जिला कौन सा है, जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा क्या होती है परिवर्तनशील होती है, तो वो जिला कौन सा है आप क्या बताएंगे। चलिएगा अगर बात करें तो खरगोन जिला जो है देखिएगा नया प्रकार का फैक्ट है, तो याद कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा की परिवर्तनशीलता है वो
दक्षिण पूर्व से जो है उत्तर पश्चिम की ओर क्या बढ़ती है। तो सबसे ज़्यादा अगर जिला की बात करें तो जो है आपका खरगोन जिला हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश की जलवायु हेतु क्या बताना है आपको, गलत कथन चुनना है। इसमें बताएंगे उत्तर में जो है महाद्वीपीय जलवायु, बिल्कुल सही बात है, बुंदेलखंड के हैं भाई, रंग से वाकिफ हैं, ठीक है। तो महाद्वीपीय जलवायु, महाद्वीपीय जलवायु का मतलब होता है ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंड होना, गर्मियों में बहुत ज़्यादा ठंड होना। तो उत्तर यानी कि हमारी साइड में खूब होती है। अधिकांश में जो है शुष्क शीत मानसूनी है, अधिकांश में जो है शुष्क शीत मानसूनी है। ये CWG उसका है भाई, क्या नाम था उसका जिसने जलवायु वर्गीकरण किया था, ठीक है। तो ये मैंने जो है इसको मुझे बहुत कठिन लगता था, मैंने इग्नोर कर दिया। विश्व की जलवायु में भी इसे इग्नोर किया था, भारत की जलवायु में, मध्य प्रदेश की जलवायु में तो हो ही जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, गलत कथन बताना है। तो पहला जो है क्या है, सही है। पश्चिम में जो है समशीतोष्ण जलवायु मिलती है, बिल्कुल सही जवाब है। मालवा के पठार में जो है ये समशीतोष्ण जलवायु मिलती है। तो भोपाल में जो है भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। अब मैं फंस गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ लॉजिक अपन को क्या करना होगा, लगाना होगा कि भोपाल में जो है क्या मिलती है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु मिलती है। और भूमध्य सागरीय जलवायु कैसी होती है भाई, ठंडी जलवायु होती है, ठीक है, नम जलवायु होती है। भोपाल जो है मालवा के पठार का हिस्सा है, नम जलवायु नहीं होगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा, गलत कथन हो जाएगा। चलिएगा, तो डी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस जिले में जो अर्ध शुष्क जलवायु है। तो आप क्या बताएंगे, ये भी थॉर्न का ही क्या है, अर्ध शुष्क जो है कहाँ पर होगी, देखिएगा। अर्ध शुष्क जलवायु अगर देखेंगे तो एक तो भाई नीमच में जो है अर्ध शुष्क होगी, यहाँ पर तो पूरा का पूरा शुष्क ही होने वाला है। दमोह जो ये भी सागर दमोह पड़ता है, बुंदेलखंड का ही, बुंदेलखंड में नहीं आता। चलिएगा, अगली बात कर लेते हैं। तो इसमें जो उत्तर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीमच हो जाएगा भाई। नीमच में जो है, ठीक है, शुष्क क्षेत्र में भी आता है। तो भिंड मुरैना ज़्यादा सूखे हुए क्षेत्र है, राजस्थान के बगल से है। तो अर्ध शुष्क जो है जलवायु हो जाएगी कहाँ पर, नीमच में हो जाएगी। ध्यान रखना, ये लॉजिक वाले भाई प्रश्न है, किसी किताब में जो है एक जैसा उत्तर नहीं मिलेगा। अब जैसे क्या कह रहा है, आप दिमाग लगाइएगा। MPPSC से प्रश्न में एक प्रश्न बता देता हूँ, आप इसी हिसाब से जो है लॉजिक लगाने का कार्य करिएगा। जैसे ये मैंने मैप बनाया, ठीक है। अब आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में जो है वर्षा की मात्रा, क्या मानसून कुछ इस प्रकार से आता है। तो वर्षा की मात्रा जो है ऐसे क्या होती है, इस प्रकार से, इस प्रकार से, थोड़ी सी ज़्यादा बना दिया मैंने। इस प्रकार से जो है वर्षा की मात्रा क्या होती है, इस प्रकार से जो क्या है घटती है, ठीक है। जैसे जैसे क्या जाएंगे, इस प्रकार से जाएंगे तो वर्षा की मात्रा क्या होती है, घटती है। यानी कि ये वाला दक्षिण हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। दक्षिण पूर्व से मध्य प्रदेश में जब हम कहाँ की ओर जाते हैं, उत्तर पश्चिम की ओर जाते हैं, तो वर्षा की मात्रा घटती है। तो खूब प्रश्न MPPSC पूछता है इसे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जिला क्या है भाई, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर जिला क्या है, होशंगाबाद है। और होशंगाबाद के बाद में क्या होगा, यहाँ पर सीहोर होगा, ठीक है, सीहोर रायसेन, यहाँ पर सीहोर रायसेन है। तो आपसे अब यहीं यहीं के जो प्रश्न दे देगा इस प्रकार से, कहेगा किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। और किसी भी किताब में ऐसा प्रश्न नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखना, ये फैक्ट दिए होते हैं। तो आपको दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, अपना दिमाग जो है लगाना है। उस दिमाग से कहना है कि यहाँ भाई वर्षा ज़्यादा होती है, तो जैसे ऊपर की ओर जिला आएगा तो वहाँ पर वर्षा कम होती जाएगी। उदाहरण के लिए बता दूँ, अभी MPPSC ने 2024 में या 23 में प्रश्न पूछा कि भाई एक जिला जो है यहाँ पर दे दिया, इसने नरसिंहपुर दे दिया, और एक जिला जो है क्या दे दिया, जब्बलपुर दे दिया। कहता कौन से जिला में ज़्यादा वर्षा होती है। मेरा दिमाग खराब हो गया, मेरे को ऐसे तो कहीं लिखा नहीं हुआ है, लेकिन मैंने अनुमान लगाया कि भाई नरसिंहपुर बाद में पड़ता है और यहाँ से जाने पर वर्षा कम होती है, नरसिंहपुर में लगा दिया भाई, कम होगी यहाँ पर। बिल्कुल सही निकला हुआ है, उन्होंने जो है उसी को उत्तर सही माना, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है किसी किताब में नहीं मिलते हैं, चाहे वो ऐसे तापमान को हो। तो तापमान भी क्या होता है, मध्य प्रदेश में ऐसे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है। चाहे वो तापांतर हो तो वो भी क्या होता है, बढ़ता है। चाहे वो परिवर्तनशीलता हो वो भी क्या होती है, बढ़ती है। सभी को बात ध्यान रख लेना है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं 100%। जलवायु से एक प्रश्न आएगा, स्टार लगा कर कह रहा हूँ, आएगा आएगा, कोई नहीं काट सकता है, ठीक है। आएगा ही, 100% ही आएगा। तो वर्षा के बारे में पूछेगा, या तो तापमान के बारे में, या तो फिर वर्षा तापमान, या तो फिर परिवर्तनशीलता के बारे में, या तापांतर के बारे में, ठीक है। तो एक प्रश्न 100% आता है। मध्य प्रदेश किस में आता है, अति तापीय क्षेत्र में आता है, ठीक है, अति तापमान वाले क्षेत्रफल में आता है। तो क्या हो जाएगा, नीमच सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र हेतु क्या करना है, असत्य कथन चुनना है। देखिएगा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहता है कोयला जो है इसे सिंगरौली से मिलता है, बिल्कुल सही बात है। और जल जो है जोहिला नदी से मिलता है। तो कुछ बातें जो है क्या है, कुछ आपको एक्स्ट्रा भी ध्यान रखना है कि इसमें जो है ना असत्य पूछ रहा है। तो ये जोहिला नदी घाटी से यहाँ जल नहीं मिलता है, क्या इसे जो है जल यहाँ से नहीं मिलता, असत्य पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो
अब अगर बात की जाए, देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो है मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे बड़ा जो है क्या है, ताप विद्युत केंद्र है। क्या है, सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है। और जहाँ तक है मुझे पता है तो इसकी क्षमता जो है 4760 मेगावाट है। इसकी क्या है, 2 चरण हुए थे। क्या हुए थे, इसके जो है 2 चरण हैं, 2 चरण है, पहला चरण और दूसरा चरण, ठीक है। और इसका जो प्रथम चरण था वो जो है रूस के सहयोग से क्या किया गया था, 1987 में जो है इसे शुरू किया गया था। रूस के सहयोग से जो है इसे शुरू किया गया था। और एनटीपीसी ये क्या है, सबसे बड़ा है। और दूसरा यार देखना भाई, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, शायद विश्व बैंक है या फिर सोवियत संघ रूस है। तो इसको भी जो है आप देखना कि दूसरा चरण जो इसके किसके सहयोग से हुआ था। क्षमता 4760 मेगावाट है, सबसे बड़ा है। और जो इसको कोयला कहाँ से मिलता है, सिंगरौली कोयला क्षेत्र से जैसे क्या मिलता है, कोयला मिलता है। और अगर हम बात करें तो इसको जो है पानी कहाँ से मिलेगा, तो ये जोहिला से नहीं मिलता है, रिहंद नदी से जो है इसको क्या मिलता है, पानी मिलता है। रिहंद नदी घाटी से इसको पानी मिलता है, ठीक है। तो ये बातें सभी ध्यान रख लेना। आगे बढ़ जाते हैं। मृदा हेतु जो है क्या करना है आपको, गलत कथन बताना है। जो मिट्टी के संदर्भ में काली मृदा मालवा और नर्मदा घाटी में बिल्कुल सही है। उत्तर में जो है मिश्रित मृदा है, ठीक है भाई, कह सकते हैं बुंदेलखंड में है मिश्रित मृदा, ठीक है। काली मृदा में जो है लोहा और चूना जो है प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। काली मृदा में नाइट्रोजन जैविक तत्व अधिक होता है भाई साहब। नाइट्रोजन और फास्फोरस ये भारतीय मृदा की विशेषता सभी में कमी पाई जाती है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। किसी में जो है ये नहीं पाया जाता, जब कोई भी प्रकार की मृदा हो, भारतीय मृदा की ये कमी है। अगली बात कर देते हैं। छिछली काली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पर मिलती है, तो आप जानते हैं जो मिट्टी होती है काली मिट्टी वो 3 प्रकार की होती है। और मध्य प्रदेश में लगभग 47% क्षेत्रफल जो है काली मिट्टी मिलती है। और एक कहता है छिछली मिट्टी कहाँ पर मिलेगी, दमोह सागर पन्ना में तो मिलेगी नहीं, नरसिंहपुर जबलपुर में नहीं मिलेगी, छिंदवाड़ा सिवनी बैतूल में नहीं मिलेगी। तो क्या बात करते हो भाई, कहाँ मिलेगी छिछली काली मिट्टी जो है, समानता मालवा के पठार में मिलती है। तो कौन सा जिला मिल रहा है, तो अनूपपुर शहडोल तो बहुत दूर का हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तो कहीं हद तक जो है देखिएगा फंसा लिया ना प्रश्न ने। छिछली काली मिट्टी जो है मुख्यतः कहाँ पर मिलती है। और अगर इधर देखेंगे तो ये लाल पीली मृदा वाला क्षेत्र है भाई। और ये जो है सागर दमोह पन्ना बुंदेलखंड मिश्रित मृदा वाला क्षेत्र है, 2 तो नहीं होने वाले हैं। अब बैतूल सिवनी छिंदवाड़ा, ठीक है। तो ये भी जो है, ठीक है, यहाँ यार हो सकती है, मतलब नरसिंहपुर जबलपुर ये जो है लाल पीली मृदा का क्षेत्रफल हो जाएगा, अरहार वाले जो क्षेत्र में हो जाएगा। क्या कहता है, काली मिट्टी जो है आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, चलिएगा इसमें जो है यही वाला जो है आपका क्या होने वाला है, सही होने वाला है। नरसिंहपुर तो जबलपुर और ज़्यादा पड़ते हैं ना, वो लाल पीली मृदा के क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये छिंदवाड़ा जो है पड़ जाता है काफ़ी हद तक, छिंदवाड़ा सिवनी, ठीक है। यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं। तो देखिएगा ऐसे एक प्रश्न आ जाते हैं कि सीधा सीधा प्रश्न नहीं आता, थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं है, किस जिले में जो है जलोढ़ मिट्टी नहीं, भाई खरगोन में कहाँ से होगी, खरगोन में नहीं होगी ना। भिंड मुरैना शिवपुरी चंबल वाले क्षेत्र वहाँ पर होगी। अगली बात कर लेते हैं। लाल मिट्टी, लाल पीली मिट्टी पीले रंग किसके कारण होता है, तो लाल जो पीली मिट्टी होती है उसका पीला रंग किसके कारण होता है, फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। चलिए अगली बात करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर जो है कौन सा सही है, तो आप क्या बताएंगे। सर्वाधिक लाल पीली मिट्टी है, मतलब मध्य प्रदेश के संदर्भ में पूछ रहा है, ठीक है। मध्य प्रदेश में जो है सर्वाधिक लाल पीली नहीं है भाई, सर्वाधिक जो है काली मिट्टी है, ठीक है। काली मिट्टी को चरनोजम कहा जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। कपास हेतु जलोढ़ मृदा श्रेष्ठ है, गलत जवाब है। चंबल में कपास हेतु जो है काली मिट्टी होती है, चंबल में मिश्रित मृदा है, ये भी गलत बात है। मिश्रित मृदा बुंदेलखंड में। तो क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं। जिप्सम किस जिले में पाया जाता है, जिप्सम देखिए वैसे तो भारत में जबलपुर में मिलता है, सॉरी राजस्थान में मिलता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है आपको जिप्सम कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो ये भी यहाँ पर भी जबलपुर में देखने को मिल जाएगा। जैसे जबलपुर जैसे जिप्सम। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है भाई, CuSO4 कॉपर सल्फेट, यही होता है। सीमेंट बनाने में क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में भी इसका प्रयोग किया था। अगली बात कर लेते हैं। मुरैना का जो है कैला रस किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है, भाई शुगर फैक्ट्री स्थित है यहीं पर। कैला रस जो है शुगर फैक्ट्री भी यहीं पर स्थित है, लेकिन अगर दूसरी शर्त देखेंगे तो यह जो है चूना पत्थर के लिए भी जाना जाता है। मैग्नीज के लिए ध्यान रखना, हमेशा रटे रहना। जबलपुर के लिए लौह है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी, क्या बताएंगे भाई। अब देखिएगा मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, 62 में जो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन ये भाई इतना कठिन कौन पूछता है, ठीक है। अब 19 जनवरी या 18 जनवरी, ठीक है। तो ये भाई क्या करेंगे इसमें, चलिए देखते हैं कि 73 नंबर का जो प्रश्न होने वाला है इसमें जो है 19 जनवरी को होगा। क्या होगा, 19 जनवरी 1962 को जो है क्या है
खनिज खान विकास निगम जो है माइनिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया हो जाएगा। अगर MPPSC से आप क्या बनते हैं, माइनिंग ऑफिसर बनते हैं, तो यहीं पर जो है आपकी ड्यूटी जो है होने वाली है, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से काम करोगे। अगली बात कर लेते हैं, बिजुरी झगड़ा खंड खान जो है किस कोयला क्षेत्र में है? बिजुरी झगड़ा खंड जो है, देखिएगा बिजुरी, ये प्रश्न यार असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है क्या है आपका पूछा जा चुका है। बिजुरी झगड़ा खंड जो है ये क्षेत्र कहाँ पर मिल जाएगा आपको? सिंगरौली जिला में देखने को मिल जाता है। देखिए कई लोग कह देते हैं कि वही गिनी चुनी जो है खाने याद कर लो, तो किस प्रकार से पूछी जा रही हैं, तो ये कैसे पता चलता है? आप एक लोगों के अनुभव को मत देखिएगा, कम से कम 10-15 लोगों की जो है टेस्ट सीरीज लगाइएगा कि उनका अनुभव देखिएगा भाई कैसा जा रहा है, तभी तो होता है ना, सब अनुभव मिक्स हो जाता है, फिर इसके बाद बन जाते हैं। फिर एग्जाम के अनुभव को देखिएगा, मैं ऐसे ही करवा रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ मेरा अनुभव नहीं है, कई जगह से लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिजुली झगड़ा खंड क्षेत्र जो है ये कहाँ पर हो जाएगा? सिंगरौली में हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, कोयला का क्षेत्र, तांबा भंडारण मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? आप क्या बात करेंगे कि अगर तांबा के भंडारण में, जस्ट मिनट रुकेंगे भाई, मैंने क्या बताया अभी, जो है 74 नंबर का प्रश्न है, बिजली झगड़ा खंड क्षेत्र जो है सिंगरौली में नहीं है, तो कहाँ पर है? ये जो है आपको सुहागपुर में देखने को मिलेगा, और यह जो है कहाँ पर पड़ता है? शहडोल जिला में पड़ता है। चलिएगा, यहाँ पर एशिया की सबसे मोटी परत है। अगली बात कर लेते हैं, तांबा भंडारण में जो है मध्य प्रदेश का स्थान क्या है? तो आप क्या कहेंगे? दूसरा स्थान है, ध्यान रखिएगा। अब फिर से ध्यान रखना, भंडारण में जो है पहले स्थान पर क्या जाएगा? मैं देखिए स्पष्ट डाटा लिखा देता हूँ भाई, जो है आप क्या कर दीजिए, कोई जो बकवास करे तो बता दीजिएगा, किताबों में जो है कुछ भी आपको देखने को मिल जाएगा। एक जो है मैं यहाँ पर बता देता हूँ, चूँकि इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है भंडारण और एक होता है उत्पादन, ठीक है। जरूरी नहीं कि भंडारण ज़्यादा हो, कई बार जो है कई राज्य जो है खनिज बेचने में लगे रहते हैं, पैसा कमाने में नेता लोग, तो फिर वो क्या बहुत ज़्यादा बेचने लगते हैं, तो उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। अगर उत्पादन देखेंगे तो मध्य प्रदेश क्या करता है भाई, 60% जो है, पहले नंबर पर क्या है? MP है उत्पादन के मामले में, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? राजस्थान जो है दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर कौन सा उत्पादन के मामले में? झारखंड है। देखिएगा तांबा किस प्रकार से निकाला जाता है, तो जितना भी भारत में तांबा निकलता है उसका 60% उत्पादन क्या करता है? मध्य प्रदेश करता है, और 39% क्या करता है? राजस्थान करता है, और 1% क्या करता है? कौन करता है? झारखंड करता है। जोड़ लीजिए, 100% हो जाएगा, ठीक है। अब मत कहिएगा कि उत्पादन में कौन सा पहले में, ये बहुत ज़्यादा अंतर है। 60% अकेले जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है मध्य प्रदेश, बहुत जल्दी यहाँ खनिज खत्म हो जाएगा। अब भंडारण देख लीजिएगा, भंडारण कितना है? अब भंडारण में देखेंगे तो पहला स्थान पर किसका है? तो आप कहेंगे भंडारण के मामले में जो है राजस्थान का क्या हो जाएगा? आपका पहला स्थान हो जाएगा, और दूसरे नंबर पर जो है आपका राज्य है भंडारण के मामले में, वो कौन सा होगा? हमारा मध्य प्रदेश होगा, और तीसरे नंबर में कौन सा होगा? आपका झारखंड होगा। कौशल इसके भी आंकड़े बता दीजिएगा ताकि हम जो है तार्किक बन जाए, ठीक है। तो ऐसे ही तो तार्किक व्याख्या निकल करके आती है, जब आप डाटा को जो है भाषा में बदलते हैं तो बहुत अच्छी व्याख्या बनती होती है। अगर राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर जो है देश का लगभग 52% जो है भंडारण पाया जाता है, और मध्य प्रदेश में बात करें तो 23% जो है भंडारण पाया जाता है। देखिएगा जिसके पास में 23% भंडारण है वो 60% उत्पादन कर रहा है, और जिसके पास में 39% जो उत्पादन कर रहा है उसके पास भंडारण जो है आधे से ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या है ये भाई, समझ रहे हो ना? समझिएगा, सरकारों की नीतियाँ समझिएगा, लूटने में लगे हुए मध्य प्रदेश को तो बर्बाद कर देंगे किसी दिन, ठीक है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, कुनरी बहारिया क्षेत्र जो है किस खनिज हेतु प्रसिद्ध है? कुनरी जो बहानिया क्षेत्र है, बताइएगा, कुनरी बहानिया क्षेत्र जो है यह है आपका ग्रेफाइट के लिए प्रसिद्ध। संभवतः क्षेत्र कहाँ पर होना चाहिए? ग्रेफाइट जो है कहाँ पर पड़ता है भाई? बैतूल में जो है सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट निकाला जाता है। चलिएगा भाई, गला सूखने लगा, मुझे 1 सेकंड का समय दीजिएगा। चलिएगा आगे बात कर लेते हैं, और अगला प्रश्न है, चलिएगा थोड़ा सा फास्ट करते हैं भाई, काफ़ी समय ले लिया। किस नदी को जो है पुराणों में भागीरथी
समान माना गया है। और भागीरथी किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे गंगा को जो है भागीरथी कहा गया है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। और आपसे पूछ रहा है किस नदी को जो भागीरथी के समान माना गया है, आप सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है। तो बेतवा नदी को जो है पुराणों में क्या माना गया है, भागीरथी के समान माना गया है। और भागीरथी पर एक डैम हमेशा ध्यान रखना, क्या नाम है, टिहरी बांध जो है कहाँ पर स्थित है, भागीरथी नदी पर स्थित है। बेतवा को प्रदूषण के आधार पर गंगा भी कहा जाता है। ताप्ती नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है, तो आप क्या कहेंगे, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ नहीं जाती है, उत्तर प्रदेश नहीं जाती है, राजस्थान नहीं जाती है, तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, यशवंत सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है, क्या पूछ रहा है आपसे, यशवंत सागर बांध जो है, ध्यान रखना ये जो है आपका गंभीर नदी पर स्थित है। गंभीर नदी कहाँ पर है, इंदौर में है। और यशवंत सागर ध्यान रखिएगा ये क्या है, रामसर साइट भी है, इस बात पर भी ध्यान रखिएगा। अगली बात कर लेते हैं, गोवर्धन जो है बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है, तो गोवर्धन जो है बायो सीएनजी प्लांट ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे कि यह जो है इंदौर में स्थित है। ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, बायो सीएनजी प्लांट, ध्यान रखना 3-4 है, मध्य प्रदेश में कंफ्यूज हो जाओगे ऐसे। तो बायो जब सीएनजी की बात करें तो कहाँ पर स्थित है, इंदौर में। और अभी जो है 2022 में क्या किया गया था, इसको बनाया गया था। और ठीक है, देवगढ़िया जो है इंदौर में यह स्थित है। और इसकी जो ये एक बात और इसकी विशेष है, ये एशिया का जो है सबसे बड़ा है, एशिया का सबसे बड़ा जो है सीएनजी प्लांट है। अगली बात कर लेते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा हेतु जो क्या करना है आपको, सत्य कथन का क्या करना है, चुनाव करना है नवीकरणीय ऊर्जा के संदर्भ में। इसमें अगर देखेंगे क्षमता जो है 7000 मेगावाट, मध्य प्रदेश की क्षमता कहता है ये 7000 मेगावाट है नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में। मध्य प्रदेश ने 2030 तक जो है 20,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा हुआ है। बेलस्पन सौर परियोजना जो है मंदसौर में स्थित है। तो इसमें जो है कौन सी बात जो है क्या है आपकी सही है, कौन सी बात गलत है। देखिएगा बेलस्पन परियोजना जो है मंदसौर में नहीं भाई, कहाँ पर है, नीमच में है। ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अगर तीसरा गलत हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 सभी में है। तो ए ऑप्शन जो है आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हमसे सत्य पूछ रहा है। तो मध्य प्रदेश की क्षमता ध्यान रखिएगा, मेंस में ऐसा डाटा देना, 7000 मेगावाट है कुल नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता। 2030 तक जो है कितना लक्ष्य, 2020,000 तक का लक्ष्य है। सांची सोलर सिटी जो है कब घोषित हुई थी, तो आप बताइएगा। ये जो है 6 सितंबर 2023 को क्या किया गया था, सांची को सोलर सिटी घोषित किया गया था। और ये कहाँ पर स्थित है सांची, तो आप क्या बताएंगे, रायसेन में स्थित है। देखिए मेंस का एक प्रश्न है भाई, जिसमें आया हुआ था ये 10 नंबर का मतलब प्रश्न था, सांची क्यों प्रसिद्ध है, सांची क्यों प्रसिद्ध है भाई, हवा नहीं लगेगी, ठीक है। सांची क्यों प्रसिद्ध है, अब बताइए। एक शब्द में प्रश्न है तो कोई कह सकता है भाई ये स्तूप के लिए प्रसिद्ध है, बस, ठीक है। और क्या कह सकते हो, ठीक है। सांची क्यों प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपको 11 नंबर में बताना था भाई, 200 शब्दों में जो है प्रश्न बताना था, एमपीपीएससी में आया हुआ है। तो इसको बताइएगा विभिन्न आयामों से जो है बताइएगा। जैसे एक तो है सांची, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक इसका दृष्टिकोण लीजिएगा तो स्तूपों की यहाँ पर व्याख्या करिएगा। एक इसका दृष्टिकोण जो है शिक्षा की दृष्टि से लीजिएगा तो सांची में बौद्ध विश्वविद्यालय है। एक इसका दृष्टिकोण जो है सोलर सिटी से लीजिएगा, सौर ऊर्जा के संदर्भ में, तो यह जो है इसलिए भी प्रसिद्ध है। एक इसका दृष्टिकोण जो है यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में लीजिएगा, ये हो जाएगा। और एक इसका दृष्टिकोण जो है एक दूध ब्रांड भी है, आपने जो मध्य प्रदेश का दूध का जो ब्रांड है उसका नाम क्या है, सांची दूध ब्रांड है। और जो अमूल दूध ब्रांड है ये भारत का है। तो ऐसे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हो गए। तो इसी प्रकार से जो बता सकते थे, मैंने ऐसा ही किया था, जैसा मैंने किया था बता दिया। चलिएगा, बाकी इस तरह किसी किताब में नहीं लिखा होता है। एमपीपीएससी ऐसे प्रश्न आते हैं खासतौर से मेंस की, वो हम समझदारी ही काम करती है, उनके आंसर जो बहुत कम मिलते हैं। अगली बात कर लेते हैं, सही जोड़ी क्या कीजिएगा, सुमेत कीजिएगा। ताप विद्युत ग्रह दिए हुए हैं, ताप विद्युत ग्रह से भी जो है बहुत अच्छे से प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार। और क्या करना है आपको, जो है मिलाने का जो है काम करना है। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र ये सारणी बैतूल में स्थित है, ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बैढ़न में स्थित है, ठीक है, ये भी सही है, बैढ़न सिंगरौली में हो जाएगा। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर उमरिया में है, ये भी ठीक है। और अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र, अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र जो है चचाई में स्थित है। ये भाई सभी सही दी हुई है, पर फिर से वही बात है, तो 1 2 3 4 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, ये वाला आपका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सब सीधे सीधे क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ध्यान रख लेना, ये क्या है आपका सी ऑप्शन जो है
सही हो जाएगा। सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र जो कहाँ पर है, सारणी बैतूल में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र जो है आपका बैठन सिंगरौली में हो जाएगा। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र बिरसिंहपुर उमरिया में हो जाएगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र चचाई अनप में हो जाएगा। ध्यान रखना ये प्रश्न जो है सभी के सभी भाई बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। अब ये देखिएगा, मुझे अच्छे से ध्यान है कब का, 2022 का एग्जाम है। 2022 का जब पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, मैं उस समय पर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है पेपर पढ़ रहा था परीक्षा के जस्ट 1 घंटे पहले। उसमें से देखा कि यही का यही प्रश्न आ गया, लेकिन मैंने फिर भी कंफ्यूज हो गया। ये चचाई मैंने कहा समझा, रीवा वाला चचाई समझा, और ऑप्शन में 100% आपको जो है रीवा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो रीवा वाला चचाई नहीं है, ये चचाई कहाँ पर है, अमरकंटक वाला चचाई है। तो इसका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अगली बात कर लेते हैं, सुजलान पवन ऊर्जा जो है परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो सुजलान जो पवन ऊर्जा परियोजना है, ध्यान रखिएगा, देखते हैं कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है आपको देवास में जो है कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, कहाँ पर मिलेगी, देवास में देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो इसकी क्षमता जो है लगभग 58 मेगावाट की क्या है क्षमता है, और ये 2016 में क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। नीमच में जो है बेलस्पन सौर ऊर्जा परियोजना, ध्यान रखिएगा। और ठीक है, एक नीमच प्लांट अलग से है, अनीसा, अनीसा, ठीक है, अनीसा। ये जो है 3 क्या है प्रस्तावित हैं, ये 3 की 3 जो है प्रस्तावित हैं। आसे आगरमालवा, आगरमालवा सोलर प्लांट, नीमच सौर प्लांट और शाजापुर सौर प्लांट, ये तीनों जो है प्रस्तावित हैं। उनकी क्षमता जो क्रमशः है 550 मेगावाट, 500 मेगावाट और 450 मेगावाट मुझे जो है। ठीक है, तो ये अनीसा जो है मेरी एक मौसी की लड़की है, उसका नाम है, मुझे उसी से जो क्या किया, यूज कर लिया उसका। ठीक है, चलिएगा अगली बात कर लेते हैं। इंदिरा गृह ज्योति योजना जो है प्रारंभ हुई थी। तो इंदिरा गृह ज्योति योजना जो है यह उनके लिए है भाई। ये किसके लिए, गांव में जो है आपने सुना होगा कि जो गरीबी रेखा से नीचे हैं तो उन्हें 100 रुपया जो है बिजली का बिल लगता है। तो ये वही वाली योजना है इंदिरा गृह ज्योति योजना। ओंकारेश्वर जो है फ्लोटिंग पावर प्लांट की क्षमता कितनी है, तो ध्यान रखना ये 600 मेगावाट है। और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, विश्व बैंक के सहयोग से ये योजना जो है विकसित की जा रही है। और एकमात्र जो है मध्य प्रदेश का तैरता हुआ ये क्या है, सोलर प्लांट है, खंडवा में स्थित है। मध्य प्रदेश सरकार 2025 को क्या मनाएगी, तो आपको ये पता है कि 2025 को जो उद्योग वर्ष के रूप में मनाएगी। असत्य का क्या करना है, चुनना है। एक तरफ जो है कारखाना दिए हुए हैं, एक तरफ जो है स्थान दिए हुए, कहाँ पर, जीवाणु खाद्य संयंत्र जो है भोपाल में है, कीटनाशक बीना में है। ठीक है, तो कीट बीना, ठीक है, कीट बीना, कीट बीना, तो ये तो सही है भाई, मुझे भी याद किया हुआ। और जीवाणु खाद्य संयंत्र कहाँ पर है, भोपाल में है। और ठीक है, और पोषण आहार केंद्र इंदौर में है। अभी तक ऐसा मुझे नहीं पढ़ा हुआ है। दानेदार खाद्य ये भी नहीं पढ़ा हुआ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन तो नहीं होने वाले हैं, ए और बी। तो इसमें से जो क्या करना है, अब जो है हमें पोषण जो आहार संयंत्र है ना, तो ये जो है यहाँ पर स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है, आपका धार जिला में स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो अर्थात ये असत्य हो जाएगा। दानेदार खाद्य जो है केंद्र कहाँ पर है, नर्मदापुरम में। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, इंदौर में है, और 1955 में स्थापना हुई थी। ओरिएंट पेपर मिल कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे, कहाँ पर है, नहीं है भाई, ये शहडोल में है ओरिएंट पेपर मिल। ठीक है, कहाँ पर है, ओरिएंट पेपर मिल जो है शहडोल में है। और यहाँ पर निजी क्षेत्र की जो है पहली हवाई पट्टी भी स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भाई ऐसे फैक्ट आएंगे तो क्या होगा, ऐसे फैक्ट अगर आएंगे तो क्या होगा। 1968 में आपको पता है किसकी स्थापना हुई थी, मैं रिवाइंड करवा देता हूँ। जो सिक्योरिटी पेपर मिल है जो होशंगाबाद वाली, उसकी स्थापना हुई थी। 1974-75 में जो है बैंक नोट प्रेस जो दिवास है उसकी स्थापना हुई थी। और सही जवाब क्या होगा, 1965 में जो है आपका क्या हो जाएगा, ओरिएंट पेपर मिल हो जाएगा। और 1960 में जो क्या हुआ था, तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण 64 में हुआ था। अगली बात कर लेते हैं, सही जोड़ी से क्या करना है, सम्मिलित करना है। कारखाना दिए हुए हैं और जो है कहाँ पर है वो दिए। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भाई इटारसी में नहीं हो सकती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। जबलपुर में जो है एक हथियार की कारखाना कहाँ पर है, ज़्यादातर जबलपुर में है। ठीक है, और इंजन कोच, चलिए प्रश्न जो है टेस्ट में नहीं दूंगा यार, ये उल्टा लिखा हुआ, देखिएगा समझिएगा। देखिए ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, देखिए अगर पूछे आपसे
गन कैरेज फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, हथियार कारखाना है जबलपुर में स्थित है। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पूछी इटारसी में है, और इटारसी के बारे में ध्यान रखना सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का रेलवे जंक्शन भी है। और जो रेलवे का इंजन होता है उसको बनाने का कारखाना जो है कहाँ पर है, ठीक है, ये विदिशा में भी है भाई। अलग अलग दो इंजन है, एक जो है मतलब डीजल इंजन होता है, एक लाइट वाला इंजन होता है। एक लाइट फैक्ट्री नीमच में, ये भी जो है आपकी सही है, चलिएगा। और जो भोपाल में है वो रेलवे बोर्ड का मुख्यालय है, टेस्ट में क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली बात कर लेता हूँ, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की आयु वर्ग क्या है। जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसकी आयु वर्ग जो है कितनी है, तो ध्यान रखना। मामा जी जो क्या कर रहे थे 2014 में जो है खुद का लोन दे रहे थे, 2014 की योजना है, और कह रहे थे कि स्वरोजगार अपना स्वयं का क्या करो, रोजगार खोलो, और बस आप क्या होना चाहिए, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होना चाहिए। इसके लिए जो है आपकी आयु जो है कितनी होनी चाहिए, 18 से 45 वर्ष जो है क्या हो, आयु हो। 5वीं पास हो तब भी चलेगा, 5वीं पास हो तब भी चलेगा। इसमें जो है 50,000 से लगा करके आपको 10 लाख तक का मामा जी कह देंगे लोन देंगे, ठीक है। मिलेगा नहीं, योजनाओं में क्या होगा, मिलेगा। 18 से 45 आपका सही है, आपके लिए याद करने का टेंशन ऊपर से करते रहते हैं। कौन सा जो है सरकारी औद्योगिक केंद्र नहीं है, कौन सा जो है सरकारी औद्योगिक केंद्र नहीं है, देखिएगा। अगर अभी कौन सा सरकारी भाई पूछ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। जो औद्योगिक केंद्र होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक जो है केंद्र सरकार के होते हैं, एक क्या होते हैं, राज्य सरकार के होते हैं। तो इसमें अगर बात करें राज्य सरकार के तो बहुत सारे हैं। तो इसमें किरनपुर क्या हो जाएगा आपका, राज्य सरकार का हो जाएगा। बगसपुर जो है, किरनपुर ध्यान रखिएगा बालाघाट में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, बालाघाट में। और बगसपुर ये भी जो है राज्य सरकार का ही है, और ठीक है राज्य सरकार का है। ये जो है नरसिंहपुर में पड़ता है आपका, कौन सा, बगसपुर जो है कहाँ पर पड़ेगा, नरसिंहपुर में। और बाणमोर, बाणमोर नहीं भाई, ये बाणमोर है। और ये बाणमोर जो है कहाँ पर मिलेगा, मुरैना में मिलेगा, ये भी क्या है, राज्य सरकार का है। और पीथमपुर देखिएगा, ये नेशनल स्तर का जो क्या है ये है, और ये कहाँ पर स्थित है, धार जिला में जो है स्थित है। तो कौन सा सरकार का नहीं, कौन सा सरकार का औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो हैं तो भाई दोनों सरकार के, लेकिन ये जो है क्या है, केंद्र सरकार का है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न में हो जाएगा कौन सा, राज्य सरकारी औद्योगिक केंद्र नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिएगा मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए केंद्र सरकार की, अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन से हैं, एक आपको जो है धार जिला वाला ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है सभी औद्योगिक केंद्रों में। एक ध्यान रखना है आपको राजगढ़ का ध्यान रखना है, किसका ध्यान रखना है, राजगढ़ का ध्यान रखना है। एक जो है आपको पन्ना का ध्यान रखना है, पन्ना जिले का औद्योगिक केंद्र। और एक ध्यान रखना है मंडला जिले का औद्योगिक केंद्र, ठीक है। तो धार का हो जाएगा, राजगढ़ का हो जाएगा, पन्ना का हो जाएगा, मंडला का हो जाएगा। इतने जो है इंपॉर्टेंट कम से कम याद कीजिए, सभी के सभी किसके हैं, केंद्र सरकार के हैं, किसके हैं, केंद्र सरकार ने यहाँ पर उद्योग स्थापित किए हुए। धार का जो हो जाएगा पीथमपुर, राजगढ़ का जो हो जाएगा वो कौन सा है, पीलूखेड़ी है, राजगढ़ का क्या है, पीलूखेड़ी है। पन्ना का जो है क्या है, पुरैना, पन्ना का है। और मंडला का जो है वो क्या है, मनेरी है, ठीक है। हर जिला का औद्योगिक केंद्र होता है, अपने छतरपुर क्या है, चंद्रपुर है, ठीक है। सागर क्या है, सिद्धगंगा है। चलिएगा अगली बात कर लेते हैं, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या क्रम क्या है, जनसंख्या क्रम पूछ रहा है भाई, प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा जहाँ अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या धार जिले में है, तो ये क्या है, दोनों स्वाहा हो जाएंगे। सही कह रहा हूँ ना। सबसे ज़्यादा जो है अगर एससी की बात की जाए तो इंदौर जिला में देखने को मिल जाएगी, मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक एसटी जो देखने को मिल जाएगी वो धार जिला में मिल जाएगी। अब धार के बाद क्या हो जाएगा, बड़वानी होगा या झाबुआ होगा। देखिए अगर परसेंटेज के अगर नज़रिए को देखोगे तो निश्चित रूप से आपको जो है झाबुआ मिल जाएगा, लेकिन बड़वानी में जो है दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा जो है एसटी जनसंख्या रहती है, तीसरे पर झाबुआ हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न है महिला साक्षरता दर मध्य प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कितनी है। अगर मैं सही हूँ तो 59.24% क्या है, सही होना चाहिए मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता दर। चलिएगा, और अगर मतलब कुल बात करें तो कितनी है, 69% ऑप्शन में है, कहीं नहीं है। 69% की समथिंग जो है पूरी 69.32% है, ये बाहर मध्य प्रदेश की। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, जबलपुर में है, सबसे ज़्यादा जो है जबलपुर में है। सबसे कम जो है ये अलीराजपुर में है, ठीक है। कहाँ पर है, अलीराजपुर में। अगली बात कर लेते हैं, मध्य प्रदेश में नगरीय जनसंख्या हेतु जो सत्य कथन है 23.6% नगरीय है मध्य प्रदेश में। तो क्या ये बात सही लिखी हुई है कि मध्य प्रदेश में जो है नगरीय जनसंख्या है वो 23.6%
लिखी हुई है। तो मुझे नहीं लगता भाई, क्योंकि मुझे मोटा मोटा भाई आंकड़ा याद है कि 72% जो है मध्य प्रदेश में ग्रामीण है। तो 72% अगर ग्रामीण है तो 28% क्या हो जाएंगे, शहरी हो जाएंगे। 28% से बहुत दूर है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। भोपाल प्रथम है, नगरीय जनसंख्या में भोपाल प्रथम है, ये बात सही हो जाएगी। न्यूनतम डिंडोरी, ये बात भी सही है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या, सबसे कम नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है, डिंडोरी में है। तो क्या है, 2 और 3 सही है। क्या पूछ रहा है, सत्य पूछ रहा है, तो 2 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगली बात कर लेते हैं, नियमित जनसंख्या वृद्धि काल रहा है, मतलब कि ये कि ठीक ठाक तरीके से जनसंख्या वृद्धि रहा हो, तो वो जो है 1901 से 21 तक का समय जो है रहा है। अगली बात कर लेते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है कहाँ पर है, तो आपका कहेंगे भोपाल में जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। क्या कहेंगे, ठीक है। तो सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है, इस खट्टर को भाई हमने क्या बनाया हुआ था, दौर बुआ भोपाल, इंदौर झाबुआ भोपाल, इंदौर झाबुआ भोपाल। ठीक है, तो ये सर्वर भाई जी है इसकी ट्रिक भाई, भाई जी, भाई जी। भा से भोपाल, ई से इंदौर, जी से ग्वालियर, भाई जी। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ, फिलहाल में ध्यान रखना भोपाल में है। अगली बात कर लेते हैं, गाँव में निवास करने वाली जनसंख्या प्रतिशत है। गांव में निवास करने वाली जनसंख्या कितनी हो जाएगी मध्य प्रदेश में, दिए गए आंकड़े में देखेंगे तो आपका जो है 72.4% हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर भारत में जो एमपी के स्थान क्या है, क्या बताएंगे भाई, फिर से जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सही तरीके से क्या करना है आपको बताना है। और देखिएगा, गलती मत कर देना, क्योंकि नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या लिखा हुआ है। मैं 100% वाली फैक्ट बताता हूँ, ये समानता आप जो है नहीं पढ़ेंगे, पिछले बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं तो इसको जो है गलती हो जाएगी, मुझे पता है थोड़ा थोड़ा। अगर आपसे पूछता है कि देखिए सबसे ज़्यादा जो है मध्य प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कहाँ रहती है, मतलब किस जिले में रहती है, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या पूछे, फिर से कह रहा हूँ ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या डिंडोरी में है, मैं जानता हूँ, लेकिन ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या अगर पूछेगा, ध्यान रखना, बता देना कि रीवा में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है। ठीक है, पहली बात गलती नहीं होगी, इतना ध्यान रख पाएंगे। रीवा पर ध्यान कर लेना भाई, एक ही पूछेगा, 3 3 मत ध्यान रखो। सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या, अबे सीधा बात करेंगे, गाँव में ज़्यादा रेते चलता रहता है, रेते मतलब कि, ठीक है, अभद्र प्रकार की भाषा है। तो ग्रामीण जनसंख्या सबसे ज़्यादा रीवा में रहती है। अगली बात करते हैं, ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है कहाँ पर है, रीवा में है। और फिर अगर बात की जाए सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, क्या बताएंगे, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर है, भोपाल, ना जी, हरदा बताना। क्या बताना, हरदा में जो है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या रहती है। यहाँ पर मात्र 4 लाख लोग जो है गांव में रहते हैं, बाकी सभी जो है सिटी एरिया में रहते हैं। वहीं जो रीवा में जो है 19 लाख लोग जो है गाँवों में रहते हैं। कहाँ पर रहते हैं, 19 लाख लोग गाँव में रहते हैं। ये जो है 100% का डाटा है, ध्यान रखना, सामान्य किताब में नई नई नोट्स में नहीं मिलता है, तो इनको क्या कर लेना है, आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। अगली बात कर लेते हैं, अगला है जनसंख्या के आधार पर, फिर से देखिएगा आंकड़े ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, जब हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार 6वां स्थान आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो वर्तमान में क्या बताएंगे, 5वां बताएंगे। वर्तमान में 5वां स्थान है, 2011 की जनगणना के अनुसार 6वां स्थान है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में जो है भारत की 5.99% जनसंख्या रहती है और 11 के अनुसार 6वां स्थान है। चलिएगा, तो भाई साहब इस प्रकार से हम क्या करते हैं, पूरे 100 प्रश्न जो है सॉल्व किए हैं। काफ़ी वजन वाले प्रश्न थे, साधारण नहीं कि ऐसा नहीं था कि कोई व्यक्ति देख करके दे पाए। हालांकि जैसे प्रश्न पेपर में आते हैं वैसा ही इनका लेवल था, कुछ प्रश्न जो है साधारण स्तर के थे, बाकी जो है काफ़ी अच्छे प्रश्न थे जो हमेशा भूलने वाले होते हैं। तो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। और देखिएगा इतने सारे जो है 100 क्वेश्चन करवाना, फिर 100 क्वेश्चन का जो है टेस्ट बनाना, और इनको एक सेट करना है, मतलब इतना आसान नहीं, 30 15 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। तैयारी का जो है यही वो तरीका है कि जब 100 क्वेश्चन जो है कवर करते हैं ना, हम टेस्ट लगाते हैं, तो ये अनबिलीवेबल क्षमता होती है और ये कभी ना हारने वाला जो है हुनर होता है। तो क्या करेंगे, मतलब कोई भी ऐसा मत वो करिएगा कि भी
ऐसे में क्या होता है कि देखो 100 150 प्रश्न अपन ने क्या किए बनाए, और फिर बीच में क्या जैसे कोई वो हो जाता है कि भाई उनको करते ही नहीं है, नहीं करते, तो ऐसे में क्या होता है, लगता है कि मतलब इतना काम क्यों करें यार। चलिएगा, मेहनत करते रहिएगा और लगातार आगे बढ़ते रहिएगा। कहिएगा उन तूफानों से जो अपनी हवा के होश में बोले हुए हैं कि ज़रा अपने घमंड में मत रहिएगा, ये वो चट्टानें हैं जो तूफानों का भी रुख मोड़ दिया करती हैं। थैंक यू वेरी मच।